क्या क्या रंग दिखाए तूने, क्या क्या रंग दिखाए। सर ये क्यों गा रहे हो आप? अरे इस एक वीडियो के कारण ना कुछ बच्चे मुझे क्या कहते हैं पता है कि ये जो आदमी है ना, ये आदमी पेपर सेटर है। मतलब ये इंसान पेपर सेट करता है लॉ का। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं पेपर लीकर है, मतलब सेट कोई और करता है, ये आदमी आके लीक कर देता है। कुछ कहते हैं कि इसकी ना आईसीआई के साथ सेटिंग है, इसके साथ कनेक्टेड रहना। और कुछ कहते हैं कि ये तो बागेश्वर धाम वाला बाबा है लॉ सब्जेक्ट के लिए। तो क्या हाल है मेरे सीए फाउंडेशन के नादान परिंदों? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई बहुत ही सॉलिड चल रही होगी। सर वेलकम टू द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ जैन 26। ये इंपॉर्टेंट वीडियो है सर, लंबा होगा थोड़ा सा मैं जानता हूं, लेकिन डिटेल्ड होगा। तुमको हर चीज समझाऊंगा, बेस के साथ समझाऊंगा। एक बार ना मैं तुमको, देखो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर तुमको मेडिसिन देता है कि भैया लो तुमको ये बीमारी है ना, गोली खा लेना। गोली कैसे खानी है ये भी बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं सर। वैसे ही तुमको ये जो गोली है ना, ये कैसे खानी है एक बार मैं तुमको जरा सा बता देता हूं, और बहुत मजा आने वाला है तुमको। समझते हैं, देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट निकला है इस बार। देखो सबसे पहली बात तो भैया डिस्क्लेमर ये है कि ये तुमको देखना है, पूरा देखना है, समझना है बिल्कुल, लेकिन कंप्लीटली ब्लाइंडली फॉलो करना है या नहीं तुम्हारा कॉल है। मुझे मेरे प्रिडिक्शन पे विश्वास है, तुमको मुझ पे विश्वास है, तो मैं कहता हूं फॉलो करो। ये वीडियो किन के लिए होने वाला है? अरे भैया तुम ऑल इंडिया रैंक टारगेट कर रहे हो ना, मत देखो। मैं ऑनेस्टली कह रहा हूं मत देखो। तुम लॉ में 80 प्लस 90 प्लस का टारगेट कर रहे हो ना, मत देखो। अभी छोड़ दो, टाइम वेस्ट मत करो, अभी छोड़ दो। तुमको ये वीडियो देखना ही नहीं है। ये बच्चों उनके लिए वीडियो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो डूबते को तिनके का सहारा चाहिए। भैया हम तो फेल हो सकते हैं सर, हमको ना 50 लाना था लॉ में, बट इस वीडियो से 60 आ सकता है। हमको 60 लाना था, बट इस वीडियो से 70 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है ना। तो डिस्क्लेमर ये है कि भैया आप पूरा देखो, समझो, अपने हिसाब से कॉल लेना। मैं तुमको सारे इंपॉर्टेंट बता दूंगा, बट ओवरऑल लॉ पूरा इंपॉर्टेंट अपने आप में है ही, ये बात तो हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। अच्छा, टॉप 75 क्वेश्चन, हो सर तालियां बजा दो फटाफट से। तो भैया तुम्हारे लिए टॉप 75 क्वेश्चंस भी मैं लेके आने वाला हूं, इन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से होगा। अब तुमने सर ये डब्ल्यूपी क्या लिखा है? अरे राइटिंग प्रैक्टिस, तुम लोगों ने राइटिंग प्रैक्टिस मांगा, मैं राइटिंग प्रैक्टिस भी तुम लोगों के लिए लेके आने वाला हूं। 6 घंटे का ये लाइव सेशन होगा जिसमें मैं पूरे टॉप 75 क्वेश्चन ओनली फॉर जैन 26 जो रहने वाला है वो मैं तुमको करवाऊंगा। सर आप पूरे कर, मतलब क्या खाली केस स्टडीज रहेगा? द आंसर इज नो। उसमें केस स्टडी भी रहेगा, डायरेक्ट थ्योरी भी रहेगा, डिफरेंशिएशन भी रहेगा, और जो जो मुझे लगता है होना चाहिए वो सब कुछ मैं डालूंगा उसमें। टॉप 75 क्वेश्चन सर ये ना लाइव होने वाला है, ये रिकॉर्डेड नहीं होने वाला। तो तुम्हारी मुझसे मुलाकात होने वाली है पीडब्ल्यू में लाइव पहली बार, और इसी के थ्रू होने वाली है। सर कब होगी ये भी बता दो ना। मोस्टली 26 को होगी। सुबह बैठेंगे भैया 11 बजे से बैठेंगे 2 बजे तक, और थोड़ा 3 घंटे के बाद 15-20 मिनट का ब्रेक ले लेंगे, लंच ब्रेक, और उसके बाद ना शाम को 5 बजे तक का मैं सब निपटा देंगे। भैया ये टॉप 75 में से ही ना एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मैं कह रहा हूं देख लेना। आगे बढ़ते हैं सर। आगे मैंने बोला कि एक बार यहां पे मैं पैटर्न कैसा रहता है इंपॉर्टेंट वीडियो को डालने का या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने का वो समझ लो। देखो मैं ना तुमको रेड हाइलाइट्स दूंगा, ग्रीन हाइलाइट्स दूंगा, और कोई हाइलाइट नहीं दूंगा। रेड हाइलाइट्स में जिन जिन टॉपिक को कर रहा हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैन 26 के लिए, मुझे लगता है वो हाई चांसेस है कि वो आ सकता है इस बार। भैया ग्रीन हाईलाइट के पीछे ना दो कारण है। दो कारण, एक ये है कि ग्रीन हाईलाइट मतलब मुझे लगता है आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, और कुछ जगह पे मुझे डर लगता है कि वो ऐसा टॉपिक है मुझे पता है वो नहीं आएगा, बट स्टिल मैं डरता हूं। मुझे लगता है, मुझे डर लगता है कि यार ये मैं बिना मार्क कराए नहीं भेज सकता बच्चे को आगे। तो वो ग्रीन हाइलाइट्स पे रहेगा। मतलब लर्न फॉर सेफ्टी है, आप उसको जरूर पढ़ के जाना, वो यूनिवर्सल टॉपिक है, हमेशा बरसता रहता है। और नो हाइलाइट्स का मतलब वो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट तो है दादा लेकिन लीस्ट है। तो भैया मेरा एक रिकमेंडेशन है, ये सारी चीज ना मैं मॉड्यूल से कराऊंगा। तो तुमने अगर किसी कोचिंग क्लासेस से क्लास लिया है और मॉड्यूल तुमने आज तक छुआ भी नहीं, जिसको भगवान को रोज पूछना चाहिए तुमने आज तक पूछा ही नहीं, तो भैया तुम अभी एक काम करना, तुम अपने मॉड्यूल में ये ग्रीन हाइलाइट्स वगैरह कर लेना। अभी मॉड्यूल में कर लो, बाद में अपने कोचिंग में जो बुक्स दिया गया है उस पर कॉपी पेस्ट कर लेना, या साथ साथ में कोचिंग की बुक्स पे कॉपी पेस्ट करते चलो। राइट, मैं मॉड्यूल से करा रहा हूं, तुम लोग भी मॉड्यूल से करोगे तो तुम्हारे लिए और रेलिवेंट जल्दी हो जाएगा। खैर अच्छा, उसके बाद ना एक बात और बोलूं क्या? एक मैं सजेशन देने वाला था, रुक गया बीच में। मेरा सजेशन ये है कि तुमको क्या करना चाहिए ना, तुमको अभी ए और बी कैटेगरी को जी जान लगा के निचोड़ देना चाहिए नींबू की तरह, और सी कैटेगरी के लिए टाइम बच रहा है ना तो करो, वरना छोड़ भी दोगे चलेगा। भरोसा मुझ पे है ना, ए और बी कर लो अच्छे से। भैया सी छोड़ दोगे ना तो भी चलेगा, अगर टाइम की कमी है तो। तुम स्ट्रेस में हो, तुम अंडर कॉन्फिडेंट हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस की नैया दैया हो गई है, तो भैया यहाँ पे तुम लीस्ट इंपॉर्टेंट को छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पास तो हो ही जाओगे, मैं बैठा हूं है ना, पढ़ा नहीं क्या यहाँ पे, इतना कर लो पास हो तुम, है ना। आगे चलते हैं सर। आगे मैंने बोला कि तुम्हारे कुछ सवाल होते हैं,
उसका मैं आंसर दे देता हूं। सिर्फ इतने से पास हो जाएंगे क्या? द आंसर इज यस, तुम पास हो जाओगे। पीडीएफ मिलेगा क्या? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बताने वाला हूं या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का कोई पीडीएफ नहीं मिलेगा। टॉप 75 क्वेश्चन का मैं पीडीएफ दिलवा दूंगा तुमको। कहां मिलेगा सर? पीडब्ल्यू के टेलीग्राम चैनल पे मैं डलवा दूंगा। रन सर। अच्छा, इसके बाद मैं बोलूं तो 60 प्लस आ जाएगा क्या? द आंसर इज यस, 60 प्लस भी तुमको इससे आ जाएगा। सर कैसे? अरे भैया जैन 25 में 92 मार्क्स का आया था, 92 मार्क्स में 60 नहीं ले आओगे क्या? बस वही बात है ना, कंडीशन सप्लाई है कि जो मैं बता रहा हूं उसको बहुत अच्छे से करना है, बहुत शिद्दत से करना है। उस पर भी हवाबाजी कर दी, उसको भी हवा हवा में निपटा दिया तो फिर तो दिक्कत ही है भैया। बाकी सब स्किप कर दें, ओवरव्यू ले लो, कम से कम आ जाए। तो चांद कहां से निकला है यार आज? ये पहले बेंच पे लड़का बैठा है, दूसरे पे लड़की, फिर लड़का, फिर लड़की, ये क्यों बैठाया गया इंस्टीट्यूट के द्वारा? इंस्टीट्यूट लड़कों लड़कों को एक साथ बैठा देता। अरे तुम ऐसे कोई फालतू का चीज सोचने एग्जाम में ना बैठे जाओ, इसलिए ओवरव्यू तो लेके जाओ कि चांद कहां से निकला है ये दिमाग में ना चले। अच्छा, इसके बाद भैया बात करें तो आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने बोला पेपर का पैटर्न की बात करें ना, तो पेपर का पैटर्न देखो, ये जो है ये थोड़ा प्रेडिक्शन अभी देखो पेपर का पैटर्न मैं नहीं बता सकता क्योंकि 17 तारीख या 18 तारीख को तुम्हारा एमटीपी 1 आ रहा है। उसके बाद में एक बार शॉर्ट डाल दूंगा कि पेपर पैटर्न एमटीपी में क्या दिया था, और 31 तारीख को मोस्टली एमटीपी 2 आ रहा है। तो दोनों एमटीपीज के आने के बाद मैं तुमको पेपर पैटर्न बता दूंगा। ओवरऑल जो पेपर पैटर्न है ना, देखो एग्जाम से इतने मार्क्स का क्वेश्चन हर चैप्टर से आता है। इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, अपनी कॉपी में उतार लेना। 126 मार्क्स का पेपर एग्जाम में आता है। कॉन्ट्रैक्ट टैक्स से 38 मार्क्स आता है, जिसमें एक पोर्शन जो है और में एक्स्ट्रा दिया होता है। 32 मार्क्स तुम प्रिसाइज समझ सकते हो। 32 मार्क्स तो तुमको बनाना ही होता है, उसमें भी एक छोड़ोगे तो 24 मार्क्स तो तुमको अटेंड करना ही है। 24 के बाहर तुम नहीं जा सकते, 24 मार्क्स तो तुमको करना ही पड़ेगा सर इसमें। अच्छा, और अगर तुमको चैप्टर वाइज में बता दूं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिखना चाहो तो लिख लेना, है ना। एक बार बढ़िया से स्क्रीनशॉट खींच लो इसका। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर, स्क्रीनशॉट हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं सर, अब हम आगे की तरफ चलते हैं और एग्जाम की तरह की बात, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं। एक फाइनल एडवाइस, पेन पेपर वगैरह लेके बैठो, हाइलाइटर लेके बैठो, मॉड्यूल या कोचिंग बुक्स को लेके बैठो और कंप्लीटली पढ़ना भैया, और इससे भी कंप्लीटली देखना, वरना आधा अधूरा नॉलेज जो है ना खतरा हो जाता है। और लास्ट में बोलूंगा इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। द रीजन बिंग, करोगे भला तो होगा भला। राधे राधे। तो श्री गणेशाय नमः करते हैं और चैप्टर की शुरुआत करते हैं कंपनीज एक्ट के साथ में। तो देखो समझना, मैं तुमको ना इंपॉर्टेंट ना सिर्फ बताता हूं बल्कि तुमको समझाता भी हूं कि मेरा नजरिया क्या होता है इंपॉर्टेंट निकालने का। ताकि भैया सीए इंटर में मैं नहीं दूंगा तो कैसे करोगे, दूसरे सब्जेक्ट्स में तो मैं नहीं दे रहा हूं कैसे करोगे, फाइनल में कैसे करोगे। थोड़ा इंपॉर्टेंट तुमको पता होना चाहिए कैसे निकाला जाता है। हालांकि देखो देखो कंपनीज एक्ट की बात करें ना तो 3 क्वेश्चन आते हैं, 21 मार्क्स का आता है। ये हमारा पेपर पैटर्न होता है। 1 का बी जो होता है ना, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होता था, बट इंस्टीट्यूट ने अभी सितंबर 25 में डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन दिया था। तो अगर सितंबर 25 की बात करें तो डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आया था सितंबर 25 में। जैन 26 में देखना पड़ेगा, एमटीपी आने के बाद समझ आएगा। तो कंपनीज एक्ट में एक ओवरऑल मैं अगर तुमको बताऊं ना तो इस बार इंस्टीट्यूट का जो मेजर हिटिंग एरिया रहेगा ना एग्जाम में देने के लिए, वो क्लासेस ऑफ कंपनीज रहेगा, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल रहेगा और डॉक्ट्रिन रहेगा। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल में से एक कोई आने के चांसेस मेरे को बहुत ज्यादा लग रहे हैं। डॉक्ट्रिन की बात करें तो अल्ट्रा वायरस या फिर इंडोर मैनेजमेंट, दोनों में से कोई एक देखने को मिलेगा। और क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज में से इस बार आने के चांसेस है, मतलब मेमोरेंडम आर्टिकल जो ऊपर शेयर्स वाला टॉपिक है। इसके अलावा तुम्हारा ये जो टॉपिक है अपना स्टार्टिंग में जो था, है ना, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, इनमें से आने के चांसेस इस बार है, लेकिन बहुत नॉमिनल है ना। तो ज्यादा फोकस इन पे रहेगा। मैं तुमको ये भी बता दूंगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जब पहुंचेंगे कि भैया कौन से सीक्वेंस में तुमको तैयारी करनी है, सोगा में कौन से सीक्वेंस में तुम तैयारी करो, और पार्टनरशिप एक्ट में कौन से सीक्वेंस में तुमको जनवरी 26 के लिए तैयारी करनी है। स्पेसिफिकली ये वीडियो जैन 26 के लिए ये बात ध्यान में रखना। चलो सर, यहां मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये सारी चीज जो मैं छोड़ रहा हूं कुछ याद मत करो, चलेगा, बिंदास आंख बंद करके एग्जाम में जाओ। कंपनी का डेफिनेशन तुमको याद होगा ही। सेपरेट लीगल एंटिटी को मार्क कर लो, बी कैटेगरी के लिए सेपरेट लीगल एंटिटी क्योंकि आ जाता है तो तुमको बताना पड़ता है। आजकल ना कंपनी इंस्टीट्यूट ना कई बार मिक्सचर क्वेश्चंस बनाता है। मतलब ना इंस्टीट्यूट क्या करेगा, कॉर्पोरेट विल देगा, बट कॉर्पोरेट विल समझाने के लिए तुमको पहले सेपरेट लीगल एंटिटी समझाना पड़ेगा, फिर तुमको सैलोमैन एंड सैलोमैन का कंपनी केस स्टडी समझाना पड़ेगा, फिर तुम कॉर्पोरेट विल समझाओगे। इसीलिए ये टॉपिक्स जो है ना ये मिक्सचर में आ जाते हैं, इसलिए तुमको मार्क करके रखना है, याद जरूर रखना, ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन को ध्यान में रखना। बाकी यहाँ पे मैंने कुछ मार्क नहीं किया है, कॉमन सील मैंने मार्क किया है। देखो परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी और हमारा लिमिटेड लाइबिलिटी छोड़ दो, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन छोड़ दो, कॉमन सील अभी आया था,
कब सर? जैन अभी सितंबर 25 में आया था, बट स्टिल हमेशा इंस्टीट्यूट का फेवरेट रहा हुआ है। 2 मार्क्स के लिए इंस्टीट्यूट रिपीट कर सकता है, कॉमन सेल नहीं आएगा, लगता नहीं है। बट वही बात मैंने बोला ना, ग्रीन मार्क के मतलब 2 कारणों से होगा, या तो नहीं आएगा या तो भैया डर लगता है मुझे डर लगता है कि ये भाई आ गया ना तो उन्होंने मेरा गला पकड़ लोगे, अरे भाई इसने इंपॉर्टेंट मार्क नहीं कराया, मैंने पढ़ा नहीं, मैं फेल हो गया। ऐसा मेरे साथ नहीं होना चाहिए, वरना खेल हो जाएगा भाई। खैर आगे बढ़ते हैं सर। कॉर्पोरेट विल की बात करें तो सैलोमैन एंड सैलोमैन डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, बट सैलोमैन को मैंने क्यों मार्क किया है? सैलोमैन को मैंने इसलिए मार्क किया है कि जब लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल पूछा जाएगा और तुमको ये केस स्टडी पूछा जाएगा, तुमको सेपरेट लीगल एंटिटी लिखना पड़ेगा, तुमको सैलोमैन का केस स्टडी का रेफरेंस देना पड़ेगा और उसके बाद तुमको इसका मेन आंसर पे जाना पड़ेगा। इसलिए सैलोमैन को मैंने मार्क किया है, डायरेक्टली आने के चांसेस नहीं है। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल में से कोई भी एक आने के चांसेस है। लास्ट लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल कब आया था? सितंबर 24 में आया था, मतलब 3 अटेम्प्ट हो गए हैं। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल इंस्टीट्यूट ने नहीं दिया है। अब इस बार कोई एक आने के चांसेस है। सर 5 केस स्टडीज है, हम परेशान होते हैं, ये 5 में भी सिलेक्टिव बता दो, तो भैया नंबर 1 मेरे को नहीं लगता आएगा। दिनशो मानिक जी पेटेंट, वेरी हाई चांसेस कि इंस्टीट्यूट इसमें से क्वेश्चन देगा। ये अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन भी करके जाना, हाई चांसेस है इसका। मतलब इतना नहीं है, देखो 2 अगर मैं बोलूं, मेरे को अगर चूज करने बोले कि 5 केस स्टडी है सर, 5 केस स्टडी में से कोई आप 2 बता दो जो एकदम आपको लगता है कि आने के चांसेस है। एक है दिनशो मानिक जी वाला और एक है गिलफोर्ड मोटर कंपनी वाला। बाकी तुम एक बार देखना जरूर आने, क्योंकि मैं कह रहा हूं देखो कोई ना कोई एक आएगा। कोई मैंने पूरा मार्क किया, पूरा टॉपिक रेड पे है, मतलब 5 केस स्टडीज अच्छे से करो। डेमलर कंपनी वाला बिल्कुल उम्मीद नहीं है, वर्ल्ड वार का टाइम का केस स्टडी है, चांसेस आर वेरी लेस। बट एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था पता है, सितंबर 24 में क्या क्वेश्चन आया था पता है? सितंबर 24 में आया था कि आप जनाब हमको बता दो कि 5 केस स्टडीज में से कोई भी 3 समझा दो। सितंबर 24 का 5 मार्क्स का क्वेश्चन बता रहा हूं। सितंबर 24 में आया था, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल होता है कुछ कुछ केसेस में, 5 केस है, कोई भी 3 बता दो, तो तुमको ये 5 याद रख के जाना चाहिए। डन सर? अच्छा आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। 16 प्रकार के क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज है, मैंने 6 को स्किप किया है, बाकी 10 तुमको याद रखना है। उनमें से भी कौन सा आने के ज्यादा चांसेस है वो मैं सब तुमको बताऊंगा। देखो यहाँ पे लिमिटेड बाय शेयर्स मत पढ़ो, चलेगा। गारंटी छोड़ना चाहो छोड़ दो। अनलिमिटेड कंपनी वेरी लो चांस आए, बट स्टिल एक बार आया था। और बढ़िया सवाल यहाँ बन सकता है कि मेंबर ने जाके डायरेक्टली शेयर होल्डर से पैसा मांग लिया, क्या ऐसा मेंबर कर सकता है? द आंसर इज नो भैया। अनलिमिटेड कंपनी में तुमको कंपनी के पास ही जाना है, सॉरी मेंबर नहीं, क्रेडिटर चला गया और मेंबर से उसने पैसा मांग लिया। क्या क्रेडिटर डायरेक्टली मेंबर के पास जा सकता है? द आंसर इज नो भैया, तुमको जाना है कंपनी के पास ही, क्योंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। आगे बढ़ते हैं। 1% कंपनी अभी अभी 7 मार्क्स का आया था सितंबर 25 में, बट बहुत फ्रेश है। रिसेंट जो चेंजेस इंस्टीट्यूट ने किया है फ्रेश है, तो सितंबर 25 में आने के बावजूद भी मैंने लिखा है स्टिल पॉसिबल, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का फिर से आ सकता है। आगे चलते हैं सर। प्राइवेट कंपनी बिल्कुल आ सकता है, रेड मार्क कर लो, ए कैटेगरी में रखो, नहीं आया है, काफी टाइम हो गया। स्मॉल कंपनी अभी आया था, जेडेक्स लिमिटेड वाला सवाल तुमको अगर याद हो, जहां पे तुम फंस गए थे, पब्लिक कंपनी वाला सवाल, बहुत बच्चों ने गलती की थी भैया। यहाँ पे ना रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है, इसलिए इंस्टीट्यूट दे सकता है, तुम्हारा नॉलेज चेक करने के लिए दे सकता है। वैसे तो देखो ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं है जैन 26 के लिए, बट स्टिल तुम्हारा नॉलेज चेक करने के लिए कि कहीं तुम 10 करोड़ और 100 करोड़ कोई लिमिट तो बना के नहीं आ जा रहे हो। कौन कौन वो चतुर बच्चा है जो सीए फाउंडेशन में 10 करोड़ और 100 करोड़ लिख के आ रहा है, मैं उसको फेल कर देता हूं। इंस्टीट्यूट ऐसा सोच सकता है, इसीलिए तुमको 4 करोड़ और 40 करोड़ ही ध्यान रखना है। स्मॉल कंपनी के रिसेंट अमेंडमेंट के कारण ये सवाल आने के चांसेस हैं। अच्छा इसके बाद आगे बात करें, पब्लिक कंपनी छोड़ दो। होल्डिंग सब्सिडियरी भैया लास्ट ये जून 24 में आया था, 4 अटेम्प्ट हो गए, नहीं आया अभी तक एग्जाम में, अब बरस सकता है। भाई बहुत बहुत अंदर से निकल के आ रहा है एकदम, वो कहते हैं ना 6 सेंस बागेश्वर धाम बाबा, है ना, एकदम अंदर से निकल के आ रहा है भैया कि ये आ सकता है ना, मार्क करके रखो। आगे बढ़ते हैं सर। एसोसिएट कंपनी उसी का पार्ट है, मार्क करके रखो। लिस्टेड अनलिस्टेड छोड़ दो। गवर्नमेंट कंपनी भर भर के भैया इंस्टीट्यूट ने अभी तुम्हारा सितंबर के तुम्हारे जैन 26 के आरटीपी में भी मेरे ख्याल से गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर क्वेश्चन दिया है। गवर्नमेंट कंपनी के चांसेस है। फॉरेन कंपनी लेस, बट स्टिल मार्क कर लो। सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर आ सकता है। सेक्शन 8 के ऊपर कौन सा आ सकता है पता है? देखो डिविडेंड वाला नहीं आएगा, इस बार आएगा ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस रिवोक कर रहा है, वैसा सवाल बन के आ सकता है। सर सेक्शन 8 को पूरा मार्क करके रखना, ये रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस वाला एरिया पूरा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं सर। आगे मैंने बोला तुमको डोरमेंट कंपनी काफी टाइम हो गया, अभी वो 1 करोड़ का मशीन खरीद के रख लिया था,
और डोरमेंट है कि नहीं वो बताओ। ये अच्छा सवाल बनता है, आ सकता है। डोरमेंट कंपनी, इनएक्टिव कंपनी, तुम अपना निधि कंपनी छोड़ दो। पीएफआई, भैया ये मैंने कभी मार्क नहीं करा है इंपॉर्टेंट में, पता है उस दिन बहुत दुख हुआ जब दिखा कि यार पीएफआई से इंस्टीट्यूट ने सवाल पूछ लिया। तो पीएफआई तुम ध्यान में रखो, 5 मार्क्स का डायरेक्ट सवाल अभी 2 अटेम्प्ट पहले ही आया था, दोबारा आ सकता है। डन सर। तो हमारे यहाँ पे क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया। प्रमोटर आज तक इंस्टीट्यूट ने नहीं दिया, कभी भी दे सकता है प्रमोटर। देखो कितना बढ़िया टॉपिक है, ए बी सी तीनों दिया है, इंस्टीट्यूट ने आज तक नहीं दिया, तुमको कभी भी दिया जा सकता है। मार्क करके रखो, पूरा याद करके जाना। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी छोड़ दो। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में मुझे उम्मीद कम है आए, नहीं आने के चांसेस ज्यादा है। तुम लोगों को इनकॉर्पोरेशन में से इंस्टीट्यूट यहां से सवाल बन सकता है ना, जहां पे ट्रिब्यूनल जो है, ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन जाएगा तो ट्रिब्यूनल ये ऑर्डर पास कर सकता है। एक बात बताऊं क्या, ये भी ना बहुत पहले आया था, बहुत भिड़े भाई का जमाने में आया था, अब नहीं आता, बट स्टिल डर लगता है भाई, ये आ सकता है। इनकॉर्पोरेशन में से इसको मैंने मार्क किया है। अच्छा आगे बढ़ते हैं सर। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन वगैरह ठीक है। इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल व्हेन रजिस्टर्ड, 2 मार्क्स का सवाल बन के आ चुका है, दोबारा आ सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल तुम एनीवे लिख लोगे, है ना, आ भी गया तो नॉट सो उतना एक बार रीड करके चला जाना। शेयर्स की बात करें तो एमटीपी, जो भैया सितंबर 25 की एमटीपी थी ना, उसमें भयानक सवाल एक मिला कि नेचर ऑफ शेयर्स क्या है। शेयर्स मूवेबल प्रॉपर्टी है, शेयर्स नंबर्ड होने चाहिए, ये तीनों बना के 6 मार्क्स का सवाल बना दिया। तो अगर तुमने यहां जो लिखा है वहीं पे वैसा नहीं लिखा ना, तो भैया मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसलिए इनको याद करके जाना। डर है, लर्न फॉर सेफ्टी, ठीक है। अच्छा काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, लेस चांसेस। मेमोरेंडम और आर्टिकल का डिफरेंशिएशन अभी आया था, और मेमोरेंडम और आर्टिकल के ऊपर पूछ चुका है, चांसेस आर लेस। बट ये क्वेश्चन अलग से बना के आ सकता है कि मेमोरेंडम को रजिस्टर करने का क्या ऑब्जेक्ट है, एक बार वो देख लेना। टेबल वगैरह नहीं पूछेगा। कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम 7 मार्क्स के लिए इंस्टीट्यूट अलग से दे सकता है, ये बात ध्यान में रखना, इसको ए कैटेगरी में मार्क करना। 7 मार्क्स के लिए डायरेक्ट सवाल आ सकता है, मेमोरेंडम का कंटेंट क्या है। अच्छा उसके बाद आगे बढ़ते हैं सर। आगे डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, वेरी हाई चांस आ सकता है, वेरी हाई चांस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस मेरे को उम्मीद कम है, बट बी कैटेगरी में तुम रखो। होल पोजीशन अल्ट्रा वायरस का ये ध्यान में रखना, चारों केसेस जो है ना। और आर्टिकल से इस बार चांसेस आर वेरी लेस, लेकिन एंट्रेंसमेंट प्रोविजन इंस्टीट्यूट बहुत नजरिया डाल रहा है अपना, आंखें इंस्टीट्यूट यहाँ पे रख के चल रहा है कि कभी भी पूछ सकता है एंट्रेंसमेंट प्रोविजन, अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल को कैसे ऑल्टर किया जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमारा जो डिफरेंशिएशन है अभी अभी आया था, नहीं आएगा, आगे जाते हैं। इंडोर मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन कंस्ट्रक्टिव नोटिस आता नहीं है, बट स्टिल एक पार्ट है तो तुमको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अच्छा और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बिल्कुल आ सकता है, अलग से केस स्टडी भी आ सकती है, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवान को लेके, या फिर एक्सेप्शंस को लेके भी आ सकता है। एक्सेप्शंस में ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर केस स्टडीज आई है, अभी तक तो नहीं आई है, देखो ज्यादा आता नहीं है कि ये केस स्टडीज आई है, ऐसा आता नहीं है, बट स्टिल तुमको भैया डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट से इस बार आने के चांसेस है, तो थोड़ा इसको ध्यान में रख के जाना। डन सर। तो हमारा यहाँ पे कंपनीज एक खत्म हो गया। अब हम आगे चलते हैं सर, आगे कौन से चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं? आगे हम बढ़ते हैं सर पार्टनरशिप एक्ट की तरफ। देखो पार्टनरशिप एक्ट में तुम लोग ये लिखना चाहो तो लिख लो कि पार्टनरशिप एक्ट में 3 सवाल आते हैं, एक 1 का सी आता है, 3 का ए आता है, 5 का बी आता है, 3 क्वेश्चन आते हैं। सर क्या कोई पैटर्न बदला है क्या सितंबर 25 में? बिल्कुल बदला है, और बहुत भारी बदला है। सर पैटर्न बदल गया है, कौन सा पैटर्न बदला है? देखो समझना है यहाँ पे बात को। देखो डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन आता था पहले, बट इंस्टीट्यूट ने सितंबर 25 में केस स्टडी बेस्ड दे दिया। अच्छा तो यहाँ पे केस स्टडी बेस्ड ही दिया था, और यहाँ पे भी केस स्टडी बेस्ड दिया, मतलब सितंबर 25 में पार्टनरशिप से सिर्फ और सिर्फ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आए थे, डायरेक्ट क्वेश्चन एक भी देखने को नहीं मिला। ओ भाई ओ भाई, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ना, थोड़ा ध्यान में रखना। पार्टनरशिप में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है वो बताने से पहले मैं तुमको ना एक बार यूनिट समझा देता हूं कि तुमको अभी जो तैयारी करनी है कौन से यूनिट के हिसाब से करनी है, मतलब कौन कौन से यूनिट को पहले करना है, कौन से बात को करना है, वो एक बार समझा दे रहा हूं। देखो मेरा यहाँ पे बोला, मेरी वर्किंग छोड़ो, सीक्वेंस की बात करें तो तुमको ये सीक्वेंस रखना है। अरे भैया अभी जो पिछला सितंबर 25 था ना, उसमें एक भी सवाल यूनिट 1 से नहीं आया है। यूनिट 1 को पहली प्रायोरिटी देना, यूनिट 3 को दूसरी प्रायोरिटी देना, और यूनिट 2 को तीसरी प्रायोरिटी देना। लिख ले चाचा, लिख ले काका, लिख ले काकी, लिख ले भाई, लिख ले। ये सब मैं मेरे लिए नहीं लिख रहा हूं, तुमको लिखना है, एक एक चीज को लिखना है। 1 घंटे का वीडियो 2 घंटा चले बिल्कुल वर्थ इट है, 3 घंटा चले वर्थ इट है। तुम अपने आने वाले कई सारे घंटे बचा चुके हो इस वीडियो के हिसाब से।
तो बिंदास लिखो, ठीक है। अच्छा देखो, एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप है या नहीं है, इस प्रकार का एक सवाल बना के इंस्टीट्यूट यूनिट 1 में देता रहता है, दे सकता है। आपको सवाल आ जाएगा कि भैया एलिमेंट्स को ओनर्स है, टीचर्स है, जॉब करते हैं, दोनों ने मिलकर फ्लैट लिया, बताओ। तो तुमको एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप का कोटेशन वहां पे डालना पड़ सकता है, ऐसा सवाल आने के चांसेस है। केडी कमत को याद नहीं रखोगे चलेगा, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप उसी एलिमेंट्स का पार्ट है, तो इसको भी ध्यान में रखना कि 3 चीजें होनी चाहिए। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट नहीं आ रहा है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है बट नहीं आता है ना। तो यहाँ पे देखो, मैंने बोला कि ये सारे टॉपिक्स तो इंपॉर्टेंट है बट नहीं आता, ध्यान में रख के जाना, बी कैटेगरी मार्क कर लो। और आगे बढ़ते हैं, मैं शांति राजन दास गुप्ता केस स्टडी बिल्कुल छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टनरशिप कंपनी का डिफरेंशिएशन नहीं आएगा, इसके बाद के तीनों डिफरेंशिएशन आने के चांसेस हैं। सर आप ना 4 प्रकार के डिफरेंशिएशन है, पार्टनरशिप कंपनी, पार्टनरशिप क्लब, पार्टनरशिप एसोसिएशन और पार्टनरशिप एचयूएफ। आपको अगर बोला जाए सर एक बता दो ना, कोई एक या दो बता दो ना जो हमको याद रखना चाहिए, तो मेरा आंसर रहेगा पार्टनरशिप और 5 है, बल्कि 5 डिफरेंशिएशन है। पार्टनरशिप और को ओनरशिप वाला जो डिफरेंशिएशन है वो ध्यान में रखना, पार्टनरशिप और एचयूएफ वाला जो डिफरेंस है ये ध्यान में रखना ज्यादा। इन 5 में से भी 2 टॉप जो है वो ये 2 हैं। क्लब मैंने सेफ्टी के लिए मार्क कर दिया है, डर लग रहा था कि तुम लोग मुझे खा जाओगे, मैंने मार्क नहीं कराया। तो पार्टनरशिप एचयूएफ में कोई भी 5-6 पॉइंट तुम ध्यान में रखना, चलेगा बिंदास, बी कैटेगरी है। पार्टनरशिप को ओनरशिप ए कैटेगरी है, दिस इज हाई चांसेस, ये आ सकता है। पार्टनरशिप एसोसिएशन छोड़ दो। डन सर, बिल्कुल सर। काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप कोई भी 2 दे सकता है 4 मार्क्स के लिए, कोई भी दो। एक्सप्लेन पार्टनरशिप एट विल, एक्सप्लेन पर्टिकुलर पार्टनरशिप, एक्सप्लेन जनरल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप का डिफरेंशिएशन, बिल्कुल आ सकता है। चारों को तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा, यू कांट स्किप। पार्टनरशिप डीड, जमाना बीत गया। पार्टनरशिप डीड के ऊपर इंस्टीट्यूट सवाल बनाता है बट एमटीपी में देता है, आरटीपी में देता है, मेन एग्जाम में नहीं देता है। एक बार आया था, 2-3-4 अटेम्प्ट हो गए कि पार्टनरशिप जो है ना, डीड जो है रिटर्न होना चाहिए क्योंकि ये डिजायरेबल है, रिटर्न होए ताकि फ्यूचर डिस्प्यूट्स को अपन छोड़ सके। तो पार्टनरशिप डीड रिटर्न होना चाहिए, ये बात आप ध्यान में रखना। और कौन कौन से पॉइंटर्स है ए कैटेगरी में मैंने मार्क किया है, मुझे बहुत अंदर से लगता है डीड का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप देखो, ये ना सबके सब नहीं आएंगे कि एक्सप्लेन करो टाइप्स, 1 2 3 4 आ सकते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से वो हाई चांसेस है वो मैं तुमको मार्क करवा दे रहा हूँ। एक ओवरव्यू पूरे का ले लेना, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो नॉमिनल पार्टनर है। इसके अलावा स्लीपिंग पार्टनर को भी तुम मार्क कर लो, स्लीपिंग पार्टनर को भी तुम मार्क कर लो, है ना। और पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ये 4 मैंने तुमको अलग से मार्क कराए हैं 8 में से, कि भैया ये 4 को स्पेशल वेटेज देना, ठीक है। अच्छा, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट तो इंस्टीट्यूट का फेवरेट बन जाता है, 2-2 नंबर के लिए भी इंस्टीट्यूट पार्टनर बाय होल्डिंग आउट को पूछता रहता है। रिलेशन ऑफ पार्टनर्स की तरफ चलते हैं, 1 मिनट पानी पी लेता हूं। देखो, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स की तरफ बात करें ना, तो ये सब छोड़ दो, ये सब एक बार ओवरव्यू लेके छोड़ना चाहो छोड़ दो, है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने बोला कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ये ना एक ओवरव्यू है कि हमारे पास देखो इतने सारे पॉइंट्स हैं, तो ये सारे पॉइंट्स को तुमको ध्यान में रखना है। ये सारे पॉइंट्स को नीचे एक्सप्लेन किया गया है कि वो पार्टिसिपेट कर सकता है, वो ना भैया कंसल्ट कर सकता है, बुक्स को एक्सेस कर सकता है, उसका लीगल हायर का क्या राइट है, ये सब मैंने इंपॉर्टेंट में मार्क किया है। म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज में तुमको देखना है कि राइट टू रेम्यूनरेशन पे अलग से सवाल बना के इंस्टीट्यूट पूछ सकता है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन एडवांस, एमटीपी में एक आध सवाल आ गया था इस पे अलग से, तो एग्जाम में आ सकता है बिल्कुल। एमटीपी में जो आता है ना, इंस्टीट्यूट देता है ना, या तो बहुत इजी देता है या तो कुछ ऐसा भयानक देता है जिससे बच्चा डर जाए। तो ये डरावना चीज जो है ना, एमटीपी आरटीपी कहीं पे आया था, इसको ध्यान में रखना। राइट टू बी इंडेमनीफाइड को मार्क करके रखो, राइट टू इंडेमनीफाई दी फर्म को भी मार्क करके रखो। प्रॉपर्टी ऑफ फर्म बहुत टाइम हो गया नहीं आया है बट आ सकता है। प्रॉपर्टी ऑफ फर्म के अंदर गुडविल शामिल है। एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए इंस्टीट्यूट अलग से सवाल पूछ लेता है कई बार, एक्सप्लेन गुडविल, 2 मार्क्स के लिए गुडविल को पूछ लेता है कई बार, तो इसके जो अंदर लिखा हुआ है ना वो तुमको एज इट इज याद कर लेना चाहिए। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ फर्म आज तक नहीं आया बट आ सकता है कि भैया एक पार्टनर किसी फर्म की गाड़ी लेके फरार हो गया अपने फैमिली मेंबर के साथ, दूसरे पार्टनर को पंचायत हो रही है, तकलीफ हो रही है, क्या दूसरा पार्टनर पहले पार्टनर के ऊपर कुछ इल्जाम लगा सकता है, पहले पार्टनर को डांट लगा सकता है? द आंसर इज यस। भैया हम सबकी मिल्की हम सबका मिलके प्रॉपर्टी है, किसी का सोल प्रोप्राइटरशिप यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ना भैया किसी का एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। आज तक नहीं आया बट आ सकता है। पर्सनल प्रॉफिट वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार आता रहता है, पर्सनल प्रॉफिट को मार्क करो रेड से, चेंजेस वाला को छोड़ दो। रिलेशन ऑफ पार्टनर को, पार्टनर एक एजेंट है, डायरेक्ट इस पे नहीं आएगा बट ये वाला पोर्शन किसी और आंसर का
पार्ट बनेगा, इसलिए इसको ध्यान में रखना। ठीक है, इम्प्लाइड अथॉरिटी वेरी इंपॉर्टेंट पूरा आ सकता है, ये 8 केस स्टडीज तो आ ही सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन सा ऐसा मोड ऑफ डूइंग एक्ट टू बाइंड द फर्म, इम्प्लाइड अथॉरिटी पूरा याद करके जाना। मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरा का पूरा इम्प्लाइड अथॉरिटी पॉइंट नंबर 2 में जितना दिया है सब तुमको याद करके जाना है, और ज्यादा नहीं दिया है। मेन तो यही दिया है कि फर्म कब बाउंड होगी, अगर पार्टनर ने भैया यूजुअल स्कोप ऑफ बिजनेस में किया, नॉर्मल कंडक्ट में किया, फर्म के नाम पे किया, ये सारी चीजें तुमको ध्यान में रहनी चाहिए। एक्सटेंशन और रेस्ट्रिक्शन इम्प्लाइड अथॉरिटी का ही ये पार्ट है। थर्ड पार्टी को नहीं पता है, थर्ड पार्टी को पता है तो क्या होना है। अच्छा सवाल इंस्टीट्यूट बना सकता है, यहां से बी कैटेगरी में मैंने मार्क किया है। अच्छा, नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर आज तक नहीं आया बट आ सकता है। एजेंट को नोटिस मिल रहा है, वो वाला केस यहां से सिमिलर बनता है कि एजेंट को नोटिस मिल गया मतलब प्रिंसिपल को मिल गया, वैसा ही यहाँ पे पार्टनर को नोटिस मिल गया मतलब सबको पूरी फॉर्म को मिल गया। ये बात इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो 2 केस स्टडीज दिए हुए हैं, इनको भी थोड़ा सा गो थ्रू करके जाना। लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टी इज लाइबिलिटी ऑफ फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट ऑफ पार्टनर, सेक्शन 26 याद रखना। बी कैटेगरी में मार्क कर लो। मिस एप्लीकेशन ए कैटेगरी, मैंने ए कैटेगरी में रखा है मिस एप्लीकेशन को। अभी अभी रिसेंटली ना आरटीपी एमटीपी में एक बढ़िया सवाल मिस एप्लीकेशन में मिक्स करके आया था, 2-3 चीजों को मिक्स करके इंस्टीट्यूट दे रहा है। राइट्स ऑफ ट्रांसफर ए कैटेगरी मार्क करो, हाई चांसेस आने का, भाई छोड़ के जा रहा है क्या होगा आगे, है ना। माइनर एडमिट, माइनर का सवाल अभी अभी आया था सितंबर 25 में, बट स्टिल आ सकता है। माइनर का राइट्स अलग से पूछा जा सकता है। लाइबिलिटी बिफोर मेच्योरिटी, मेजोरिटी ये मैंने मार्क किया, लाइबिलिटी आफ्टर मेजोरिटी मैंने मार्क नहीं किया है। बिफोर को ध्यान में रखना, राइट्स को ध्यान में रखना, आफ्टर को रीड करके जाना चाहो जा सकते हो। इंट्रोडक्शन रिटायरमेंट छोड़ दो, एक्सपल्शन छोड़ दो, सीधे चलो तुम इंसॉल्वेंसी की तरफ। हाई चांस बी कैटेगरी में मैंने रखा है, इसको ए कैटेगरी कर लो। आता नहीं है इसलिए बी कैटेगरी बोल रहा हूं, बट कभी कभार मेरे को लगता है आ जाएगा यार। मेरे चक्कर में तुम अगर बी कैटेगरी खाली छोड़ दो ना तो भी फेल होने के चांसेस है। ए और बी दोनों करके जाना है। और भैया लाइबिलिटी ऑफ स्टेट ऑफ डिजीज, पार्टनर मर गया, उसके बाद उसकी क्या लाइबिलिटी रहेगी, इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रखो। राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर कॉम्पिटिंग बिजनेस कर सकता है क्या, हाई चांस आने के। राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट में शेयर ले सकता है क्या, ऑप्शन रहता है, याद है ना, या तो ये लेगा 6% लेगा, याद है, तो बस यहाँ पे ये हो सकता है। और भैया यहाँ पे खत्म, कंटिन्यूइंग गारंटी। ठीक है, तो जितना मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कराया उतना ठीक है। आगे चलते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ। देखो यूनिट 3 में रजिस्ट्रेशन को पूरा मार्क कर लो। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन कौन कौन से केसेस में आ सकता है, ये कैसे जाएगा, ये तुमको मार्क करना है। रजिस्ट्रेशन का इंपैक्ट वगैरह तुम इसी का पार्ट मानो, लेट रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं आएगा। नॉन रजिस्ट्रेशन का कॉन्सिक्वेंस छोड़ दो, सितंबर 25 में ही आया था। इसका एक्सेप्शन अलग से आ सकता है कि नॉन रजिस्ट्रेशन का क्या क्या एक्सेप्शन हो सकता है। फिर मैंने बोला आगे चले तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म वर्सेस पार्टनरशिप, हाई चांस ए कैटेगरी में मैंने रखा इस डिफरेंशिएशन को। कौन कौन से वो केसेस है जहां पे तुम वॉलेंटरीली जा सकते हो, अलग से थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। और कौन कौन से ऐसे केसेस है जहां पे तुम कोर्ट के थ्रू जाओगे, अलग से 7 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। पूरे केसेस को ध्यान में रखना, बीच से घुसा के भी पूछ लेता है इंस्टीट्यूट, और भैया पूरा केस स्टडी भी, पूरा थ्योरी क्वेश्चन भी पूछ सकता है। लाइबिलिटी फॉर एक्ट्स ऑफ पार्टनर डन आफ्टर डिसोल्यूशन, ये देखो ये मैं क्यों मार्क करा रहा हूं पता है, अभी एमटीपी, पिछला एमटीपी में या उसके पहले एमटीपी में ये सवाल आया था कि ये देखो ये दोनों मतलब राइट ऑफ पार्टनर टू हैव बिजनेस वाउंड अप, कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ पार्टनर फॉर द पर्पस ऑफ वाइंड अप, और ये लाइबिलिटी फॉर एक्ट्स ऑफ पार्टनर डन आफ्टर डिसोल्यूशन का मिक्सचर करके इंस्टीट्यूट ने 6 मार्क्स का सवाल दिया था एमटीपी आरटीपी कहीं पे अभी एक आध अटेम्प्ट में। तो भैया डर लगता है, पता है ऐसा क्वेश्चन जब दिखता है ना, इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, पूरा थ्योरी दे देना भाई चलेगा, बीच से 3 चीजें पूछी जा रही है, तो इसी तीनों को मैंने मार्क किया है, थोड़ा सा ध्यान में रखना। नया क्वेश्चन है, देखो एमटीपी 2 सितंबर 25 में आया था। ठीक है, सेटलमेंट ऑफ पार्टनरशिप काफी टाइम हो गया, 3 अटेम्प्ट लगभग हो गया, नहीं आया है, बिल्कुल आ सकता है। और पेमेंट ऑफ फर्म का डेट और सेपरेट डेट, ये भैया एमटीपी में आया था तो मैंने मार्क करा दिया। वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है बट दिल दिल धक धक करता है जब इंपॉर्टेंट बनाता हूं ना, एकदम डर लगता है भाई। मेरी हालत ना, पता है क्या होता है, जब तुम एग्जाम देने जा रहे होते हो ना, तुमको तो 1:45 में पेपर मिल जाता है, और मुझे जो है ना 5 बजे तक एकदम दिल धक धक हो रहा होता है कि मैं आज पास हो रहा हूं कि फेल हो रहा हूं, क्योंकि कुछ बच्चे एकदम ब्लाइंडली इस पे चले जाते हैं। भाई डर लगता है, उन बच्चों के लिए बहुत डर लगता है। जाना जाओ, मैं खुद बोल रहा हूँ, मना नहीं कर रहा हूँ, बट स्टिल डरना स्वाभाविक है। डर नहीं लगेगा तो मैं कुछ भी बना के दे दूंगा, तुम्हारा करियर तो ऊपर नीचे हो जाएगा कि नहीं। चलो सर एलएलपी की तरफ आगे बढ़ते हैं, एलएलपी की तरफ चलते हैं। एलएलपी का पैटर्न एक बार नोट करो। एलएलपी की बात करें ना तो इंस्टीट्यूट का नजरिया थोड़ा बदल चुका है। अब एक क्वेश्चन आता है 2 का सी, लेकिन
आजकल केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आने लग गया। जब एलएलपी नया-नया आया था ना तुम्हारे फाउंडेशन में, इंस्टीट्यूट सिर्फ डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन देता था। बट पिछले 2 अटेम्प्ट से इंस्टीट्यूट उस थ्योरी को केस में कन्वर्ट करके दे रहा है। तो भैया इसका जो वो है ना ब्रैकेट, वो इस ब्रैकेट के अंदर एलएलपी आता है। 2 का सी होता है, 2 का ए सोगा होता है, 2 का बी कंपनीज का क्वेश्चन होता है, 2 का सी एलएलपी होता है। तुमको यहाँ पे ये ध्यान रखना है। एलएलपी की बात करें ना तो एलएलपी में देखो मैं तुमको बताऊं क्या, मैंने ना बोला 111 मार्क्स का आया, 110 मार्क्स का आया, 92 मार्क्स का आया, मैंने जो बताया उसमें से आया। बट जिसमें मैं हार गया, जो ये 110 111 नंबर की जो अटेम्प्ट्स में मैंने बताया और आया, इस पे जो 9 नंबर, जो 10 नंबर में हार गया, वो कहाँ हारा पता है? एलएलपी में। वो मैं एलएलपी में हारा हूँ, आईआरएफ में हारा हूँ। तो भैया यहाँ पे ना मैं थोड़ा-सा उस पे हूँ कि मैं बता ज़रूर रहा हूँ, ये आने के चांसेस हाई है, बट थोड़ा करके चले जाओगे तो ज़्यादा बेहतर है। एलएलपी, आईआरएफ फोकट के मार्क्स हैं, छोटे कंटेंट, फुल ऑन कॉन्फिडेंस, है ना? छोटा पैकेट, बड़ा धमाका वाला चक्कर है, कम टाइम के अंदर ज़्यादा स्कोरिंग है, पूरा याद कर लोगे, अच्छे नंबर मिल जाएँगे, पास होने लायक हो जाओगे। भैया तुमको सजेस्टेड आंसर याद करने में क्या दिक्कत है? तुम एज इट इज रट दो ना, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन। 6 नंबर का एक छोटा सा सवाल आएगा, पूरा चैप्टर ही 6 पेज का है, कर लेंगे सर। देखो एलएलपी की बात करें तो यहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट आज तक नहीं आया, लेकिन हमको पता है कि पार्टनर इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट दोनों बन सकता है। और भैया यहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट को कोट करते हुए सवाल बनाया जा सकता है, बी कैटेगरी में मार्क करो। आगे चलते हैं, स्मॉल एलएलपी ध्यान में रखना, बिल्कुल आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और स्मॉल कंपनी में कंफ्यूज होना मत। पार्टनर और मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, जब पार्टनर रिड्यूस हो जाते हैं तो भी मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स एक अकेला चलेगा, 6 महीने तक चलेगा, याद है ना? ये वाला प्रोविजन आ सकता है अलग से, ठीक है? सितंबर 25 के आरटीपी में ये वाला सवाल दिया हुआ है। डन सर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी की बात करूं तो लग नहीं रहा है ज्यादा इस बार चांसेस, परपेचुअल सक्सेशन को ध्यान में रखना और कॉमन सील वाले पॉइंट को ध्यान में रखना। बाकी एक बार ओवरव्यू लोगे, बाकी पॉइंट्स का तो देख लेना। बाकी मुझे लगता नहीं आने के चांसेस है, इसलिए मैंने मार्क कराया नहीं। एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी को मैंने इसलिए मार्क कराया क्योंकि अगर आ जाए एग्जाम में, तुम लिख के आओगे एलएलपी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, इसका आदमी आएगा, इसको लेके जाएगा, आदमी आएगा मर जाएगा, बट एलएलपी चलता रहेगा। भैया अंडा मिलेगा, क्या मिलेगा? अंडा मिलेगा। तुमको जो चीज लिखी है वही चीज लिखना है, नहीं लिखोगे अंडा मिलेगा। ठीक, इसीलिए मैंने मार्क करा दिया कि तुम अपने मन से ना लिख पाओ। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी को मैंने मार्क नहीं कराया, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी को मैं मार्क करवा रहा हूं। करो भैया, 6 नंबर के लिए डायरेक्ट सवाल आ सकता है, याद करके जाना है तुमको, है ना? और रजिस्टर्ड ऑफिस आज तक नहीं आया, आरटीपी में दे चुका इंस्टीट्यूट, एमटीपी में दे चुका, एग्जाम में दे दो ना दादा। 4 पॉइंट है, बढ़िया पॉइंट है, दे दो ना दादा। देखो मैं आईसीआई को बोलता हूँ और तुम बोलते हो कि मैं पेपर सेट कर देता हूँ, खैर ठीक है। तो ये सवाल ना बहुत हाईली इंट्यूशन लग रहा है, रजिस्टर्ड ऑफिस का क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, रिजर्वेशन ऑफ नेम और चेंज ऑफ नेम। चेंज ऑफ नेम जो है ना आरटीपी जैन 26 में आया है, और जो भी मैंने अभी तक देखा है ना एलएलपी के केस में, आईआरएफ के केस में, जो सवाल आरटीपी में आया है उसी अटेम्प्ट का, वो सवाल एग्जाम में नहीं आता। अभी तक का पास्ट एग्जाम एनालिसिस करोगे, आरटीपी एमटीपी, मतलब सिर्फ आरटीपी की बात करो, जैन 26 का जो आरटीपी है ना, उसमें जो सवाल है ना, वही सवाल एग्जाम में नहीं आएगा। अभी तक का 4-5 अटेम्प्ट का एनालिसिस करके बता रहा हूं ये बात। आईआरएफ में जो चीज एमटीपी, जो चीज आरटीपी में आ चुकी है, वो एग्जाम में नहीं आएगा। आरटीपी जैन 26 के लिए, जैन 26 का आरटीपी जितना इंपॉर्टेंट है ना, उससे कहीं गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट सितंबर 25 का आरटीपी है। मतलब सर आप ये कहना चाहते हो जो भी अटेम्प्ट है उसके पिछले अटेम्प्ट का आरटीपी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू उसी अटेम्प्ट का? द आंसर इज यस। देखो जैन 26 के आरटीपी में ना ये वाला सवाल आ चुका है कि हमारा चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी, इसलिए मैंने इसको ग्रीन किया है, रेड नहीं किया। मुझे उम्मीद कम है कि ये आए, बट स्टिल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आ सकता है। रिजर्वेशन ऑफ नेम या नेम में से आने के चांसेस फिर भी ज्यादा है कंपेयर टू चेंजेस ऑफ नेम में, ठीक है, ध्यान में रखना। अच्छा, एलएलपी वर्सेस कंपनी, मुझे पता नहीं क्यों इस बार ऐसा लग रहा है ये सवाल बच्चा है, इजी है बट आ सकता है, इसलिए मैंने इसको रेड मार्क किया है, ग्रीन मार्क नहीं किया है। एलएलपी वर्सेस पार्टनरशिप सर मुझे नहीं लगता आएगा, मैंने छोड़ दिया। आगे बढ़े सर, बिल्कुल बढ़ सकते हैं सर, एलएलपी का चैप्टर भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आईआरएफ की तरफ चलते हैं। आईआरएफ से एक क्वेश्चन आता है 1 का सी, सॉरी एक क्वेश्चन आता है 6 मार्क का, 4 का सी आता है, और 4 का जो ब्रैकेट है ना वो ये ब्रैकेट है। हमेशा थ्योरी क्वेश्चन आता है। एक बात बोलूं क्या, नाराज नहीं होगे? हैं, नाराज नहीं हो गया? एक बात बोलूं, हंस क्या रहे हो? अरे सुन मेरे भाई, हंस क्या रहे तू? आईआरएफ में ना डोंट गो सिलेक्टिव, सब एक एक बार आ चुका है। अब तो मैं खुद देखना चाहता हूँ कि इंस्टीट्यूट क्या रिपीट करना चाहता है, समझ में आया क्या? आईआरएफ में डोंट गो सिलेक्टिव,
सब रटना पड़ेगा भाई, मैं नहीं बता पाऊँगा, आई एम सो सॉरी। सब रट ले आईआरएफ में, छोटा-सा टॉपिक है, सब एक-एक बार आ चुका है। मैं बस एक चीज़ बोलूँगा कि जो नहीं पढ़ना है मत पढ़, कि जो हमारा आरबीआई है, आरबीआई वाला जो सवाल है, वो इंस्टीट्यूट ने 6 मार्क्स के लिए आरटीपी जैन 26 में दिया है। अब भैया जो आरटीपी जैन 26 में है वो तो एग्ज़ाम में आ नहीं रहा है, तो आरबीआई तो आएगा नहीं। अब आरबीआई नहीं आएगा मतलब हमारा ऊपर और नीचे का जो कॉन्सेप्ट है वो भी नहीं आएगा। तो चांसेस है कि दूसरा आ जाए, ये हम पकड़ सकते हैं, ठीक है? आईआरएफ में डोंट गो सिलेक्टिव, सब एक-एक बार कर लो। एक ऐसा सवाल है जो मुझे डर लग रहा है आ सकता है, वो मैंने आगे मार्क करा दिया है। देखो लॉ तो व्हाट इज़ लॉ तुम छोड़ना चाहो छोड़ दो। इंट्रोडक्शन नेवर सीन एनीवेयर, कहीं आरटीपी, एनटीपी कहीं पे नहीं है, बिंदास छोड़ो। पुराना एनालिसिस, एंशिएंट टाइम हम हंटिंग करते थे, उसके बाद हम जानवर से इंसान बन गए, नहीं पढ़ना। ठीक है, व्हाट इज लॉ की तरफ चले तो व्हाट इज लॉ अभी अभी आया था सितंबर 25 में, छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, बट भैया व्हाट इज लॉ 3 मार्क्स का है, कर लेना भाई। क्यों मैंने लिखा छोड़ना है छोड़ दे, चलो हटाओ इसको, छोड़ना नहीं है, इसको भी तुम याद रख लेना क्योंकि तुम इसको लिख लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अच्छा सोर्सेस ऑफ लॉ मैंने पिछले अटेम्प्ट में मार्क नहीं कराया था, आ गया देखो। सोर्सेस ऑफ लॉ में मार्क आया था, मैंने मार्क नहीं कराया। अरे भैया इतना बड़ा पैराग्राफ है, क्वेश्चन बैंक में आज तक कभी इंस्टीट्यूट ने सोर्सेस ऑफ लॉ नहीं दिया, एग्जाम में सीधे टपका दिया, फंस गए हम। अच्छा तो प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ लॉ बहुत बार दिया लेकिन एग्जाम में नहीं आया, एग्जाम में आने के हाई चांसेस, रेड मार्क करो। मेरे को इंट्यूशन दो चीज की है, दिल से बोलता हूं, दो इंट्यूशन है आईआरएफ से इस बार सवाल आने के लिए, दो इंट्यूशन है। पहला टाइप्स ऑफ लॉज आने के चांसेस है, लास्ट ये सितंबर 24 में आया था 6 मार्क्स का, उसके बाद नहीं आया। टाइप्स ऑफ लॉज आने के वेरी हाई चांस, और दूसरा मेरे लिए है एनफोर्समेंट ऑफ लॉ। अरे भैया मिनिस्ट्रीज की बात नहीं कर रहा हूं, एनफोर्समेंट का ये जो पैराग्राफ है ना, इसी पैराग्राफ पे इंस्टीट्यूट ने एमटीपी और आरटीपी में सवाल दिए हैं और उसका सजेस्टेड आंसर रिलीज किया है, तो तुमको उनके सजेस्टेड आंसर में से पढ़ाई करनी है। क्वेश्चन बैंक फाइंड आउट करो, क्वेश्चन बैंक में इसका आंसर मिल जाएगा। एमटीपी 25 में मई 25 के एमटीपी 1 में तुमको इसका आंसर मिलेगा, प्लस सितंबर 25 के एमटीपी 1 में तुमको इसका आंसर मिल जाएगा। जो इंस्टीट्यूट ने सजेस्टेड आंसर में दिया है ना, उसको वहीं से पढ़ना। अगर इंस्टीट्यूट का नजरिया है कि आईआरएफ में जैसे सोर्सेस ऑफ लॉ नया क्वेश्चन हमने दिया था वैसा ही इस बार भी नया क्वेश्चन दे, तो इंस्टीट्यूट आपको यही क्वेश्चन देगा, एनफोर्समेंट ऑफ लॉ, व्हाट इज लॉ एंड इट्स एनफोर्समेंट, ये दे देगा, या फिर व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लॉ और उसका एनफोर्समेंट। ये दोनों सवाल बन के आ सकते हैं। डन 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 सर, ध्यान में रखना। ठीक है, दो प्रायोरिटी लग रही है, एक टाइप्स ऑफ लॉ, एक एनफोर्समेंट। आगे बात करें मिनिस्ट्रीज ऑफ फाइनेंस, बी कैटेगरी में मार्क किया है हमारा, एमसीए बी कैटेगरी में है, फिर हमारा सेबी बी कैटेगरी में है, ये आरटीपी जैन 26 में है, तो चांसेस आर वेरी लेस आरबीआई के आने के, बट आईबीबीआई आ सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन लीगल सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम भी आ सकता है, चारों कोर्ट्स के बारे में जहां पे बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं सर, अभी तक हमने पार्टनरशिप कर लिया, कंपनीज कर लिया, एलएलपी कर लिया, आईआरएफ कर लिया, अब चलते हैं सर नेगोशिएबल की तरफ। नेगोशिएबल जो है ना, दो क्वेश्चन आते हैं 14 नंबर के, 4 का ए, 6 का ए, कोई पैटर्न बदला है क्या? द आंसर इज नो, कोई पैटर्न में चेंज नहीं आया है, दो क्वेश्चन आते हैं 14 मार्क्स के। कौन कौन से क्वेश्चन इस बार आने के चांसेस लग रहे हैं, एक बार समझा देता हूं। देखो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन आ सकता है ना, 5, 6, 7 को मैंने मार्क किया है, इनको तीनों को मार्क कर लेना, यहां से अलग से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इस बार मेरा दिल बोल रहा है प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज के एसेंशियल एलिमेंट्स में से क्वेश्चन आने के चांसेस लग रहे हैं। तो प्रोमिसरी नोट जो है ना, लाइक वैलिडिटी ऑफ प्रोमिसरी नोट बताओ, ऐसा सवाल आ सकता है। पूरा डेफिनेशन ध्यान रखना, सारे एसेंशियल एलिमेंट्स ध्यान में रखने का है। बिल ऑफ एक्सचेंज में भी मैंने बोला, बिल ऑफ एक्सचेंज का डेफिनेशन याद रखना, स्पेसिमेन भी याद रखना, क्योंकि ये इंटर में आता था। जब नेगोशिएबल सीए इंटर का पार्ट हुआ करता था, तो यहां पे फाउंडेशन में आने से पहले सीए इंटर में स्पेसिमेन और बिल ऑफ एक्सचेंज बनाओ, 3 मार्क्स का अलग से सवाल आया करता था। तो फाउंडेशन में कभी भी आ सकता है। पार्टीज को ध्यान में रखना, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स पूरा याद रखो, प्रोसेस को छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिफरेंशिएशन को छोड़ना चाहो छोड़ दो। बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट का डिफरेंशिएशन। चेक की बात करें तो चेक को भी ध्यान में रखना, हाई चांसेस है चेक में से सवाल इस बार आएगा। चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और टंग क्रेडिट चेक जो है 3-3 नंबर के क्वेश्चन बन के एग्जाम में आ सकते हैं, इनको पूरा याद करके जाना। आगे बढ़ते हैं सर, पार्टीज टू चेक में ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, 2 मार्क्स के लिए अलग से सवाल बन सकता है, और पार्टीज टू चेक का अलग से भी सवाल आ सकता है, ध्यान में रखना। और एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन
कौन कौन से वो एलिमेंट्स हैं जो बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक में डिफरेंशिएशन बताओ अगर आ गया तो ये दो डिफरेंशिएशन है, ये दोनों को ध्यान में रखना और एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। अच्छा, बियरर आएगा क्या, ऑर्डर आएगा क्या, नहीं आएगा, चांसेस लग नहीं रहे हैं। इनलैंड फॉरेन हमेशा यूनिवर्सल टॉपिक है, आ सकता है। बी कैटेगरी में मैंने रखा है क्योंकि पिछले बार आया था सितंबर 25 में टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का सवाल आया था, जिसमें ऑर्डर, बियरर, इनलैंड, फॉरेन और हमारा दो हो गया इनकोहेट और एम्बिगुअस, ये सब उसके आंसर्स थे। तो ये सारे आ चुके हैं सितंबर 25 में, बट स्टिल बी कैटेगरी में मैंने रखा है, आने के चांसेस हैं बिल्कुल। आरटीपी में अभी एक सवाल भी आया था इसके ऊपर। इनकोहेट और एम्बिगुअस को रेड मार्क करो, अलग से केस स्टडी बन के आने के चांसेस लग रहे हैं। इनकोहेट या एम्बिगुअस में से केस स्टडी आने के उम्मीद मुझे लग रही है। एम्बिगुअस को भी पूरा रेड मार्क कर लो। डिलीवरी को मार्क करो, डिलीवरी का इंपॉर्टेंस को मार्क करो। यहां से ना बहुत बार इंस्टीट्यूट सवाल देता रहता है, यूनिवर्सल है, हमेशा आता रहता है। डिलीवरी के इंपॉर्टेंस को मार्क करो। और लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिलीवरी कर सकता है कि ये जो अलग से पॉइंट यहाँ पे दिया है ना, इस पे भी इंस्टीट्यूट अलग से केस स्टडी बना सकता है, इसको भी ध्यान में रखो। डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशिएंसी, भैया पिछले के पिछले अटेम्प्ट में आया था 138 7 नंबर का, बट इस अटेम्प्ट में फिर से आने के चांसेस है, लेकिन उतना नहीं लग रहा है। बी कैटेगरी ज्यादा चांसेस मुझे रूल्स ऑफ कॉम्पेंसेशन का लग रहा है इस बार, है ना। 138 कब अप्लाई नहीं होगा ये भी मार्क कर लेना। प्रेजेंट में प्रिजम्पशन, देखो इसको मैंने रेड मार्क किया है। चेक के केस में ये प्रिजम्पशन जो है ना, ये मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है कि इस बार आ सकता है। इस प्रिजम्पशन को मार्क कर लो। प्रेजेंटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस के आने के चांसेस ज्यादा हैं कंपेयर टू प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट से आने से ज्यादा एक्सेप्टेंस का आने का चांसेस ज्यादा है, ये मार्क करना। और डिलीवरेशन टाइम फॉर डिलीवरी, ये सॉरी हमारा जो ड्रॉई का टाइम फॉर डिलीवरेशन है ये मार्क करना, 48 आवर्स उसको चाहिए होता है। प्रेजेंटमेंट ऑफ पेमेंट मैंने मार्क नहीं किया है, एक्सेप्शन मैंने मार्क किया है, ये ध्यान में रखना। आवर्स ऑफ प्रेजेंटमेंट छोड़ो, हमको यहाँ पे एक्सक्लूसिव प्लेस बताया गया है, नहीं बताया गया है तो कहां पे जाना है ये ध्यान में रखना। यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स जो है, ये पिछले बार अभी मेच्योरिटी डेट का सवाल आया था इसलिए मैंने मार्क नहीं किया, बट मार्क कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर। प्रेजेंटमेंट व्हेन मेकर हैज नो नोन प्लेस ऑफ बिजनेस, कहां जाएंगे, भटकती आत्मा है भैया, जहां वो आमतौर पे मिलता है वहां जाएंगे, ठीक है। और प्रेजेंटमेंट हम कर सकते हैं क्या, ये बाय किया जा सकता है क्या, एजेंट, रिप्रेजेंटेटिव, इस पे एक अच्छा सवाल क्वेश्चन बैंक में मिलेगा, वो ध्यान में रखना। प्रेजेंटमेंट कब नॉट नेसेसरी आ सकता है, रेड मार्क किया है मैंने, आ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रूल्स ऑफ कॉम्पेंसेशन को मार्क करो, बिल्कुल आने के चांसेस है, ए कैटेगरी में मैंने रखा है, ठीक है। अब चलते हैं सर तुम्हारा फेवरेट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तरफ में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से सर कितने सवाल आते हैं, यहाँ पे तुम स्क्रीनशॉट ले चुके हो, ये मैं दिखा दूं एक बार। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भैया 38 मार्क्स का सवाल आता है, छोड़ के जाने का है नहीं। 24 मार्क्स डायरेक्ट छूट जाएगा अगर तुम छोड़ देते हो तो, ठीक है। 38 नहीं 24 छूटेगा। कैसे सर, देखो यहाँ पे ना ये और कैटेगरी दिया है, तो 6 का बी में, या तो तुम 6 का बी में ये बनाओगे, ऊपर वाला बनाओगे, या तो नीचे वाला बनाओगे, तो 6 मार्क्स कम कर दो तो 32 हो गया। और ओवरऑल एक क्वेश्चन छोड़ने का मौका मिलता है ना, तो तुम अगर 7 नंबर का क्वेश्चन ये वाला छोड़ देते हो तो 32 माइनस 7 कर दो, 25 मार्क्स का डायरेक्ट है, तुमको बनाना ही पड़ेगा, तो ध्यान में रखना। देखो पैटर्न बदला है। 3 का सी डायरेक्ट क्वेश्चन आता था, इस बार केस स्टडी आया था, सितंबर 25 की बात कर रहा हूं। और 5 का सी डायरेक्ट थ्योरी आता था, इस बार ट्रू एंड फॉल्स आया था। तो भैया पैटर्न बदला है, एमटीपी का इंतजार मुझे भी है, ठीक है। डन सर, तो ये मार्क कर लेना, लिखना चाहो लिख लेना कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। अब मैं सीधे चलता हूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तरफ में, जहां पे तुमको मैं सबसे पहले बता दूं, तुमको जो काम की चीज है बता दूं, तुम्हारे काम की चीज है सीक्वेंस। इस बार कौन कौन से यूनिट्स को पहले कंप्लीट करें ताकि भैया एग्जाम के लिए सेफ हो जाए, तो वो मुझे लगता है कि तुम्हारे को ना, तुमको सीक्वेंस ऑफ इंपॉर्टेंट जो है ना, वो ये सीक्वेंस रखना। 9 के 9 यूनिट्स के लिए मैंने ये सीक्वेंस रखा है 2 4 6 3 7 5 9 8 1, ये ध्यान में रखना। इस बार यूनिट 2 से आने के बहुत चांसेस है, 3 अटेम्प्ट हो गया नहीं आया है। यूनिट 4 से भी हाई चांस है क्योंकि पिछले बार नहीं आया, उसकी पिछले बार शायद ही आया, याद नहीं है ना। यूनिट 6 से आने के चांसेस ज्यादा। ये मैंने जब एनालिसिस किया था ना, तब मैंने पूरा रीजन देख लिया है। अब मुझे इतना डिटेल में वापस से रिकॉल करना पड़े तो यहाँ मैंने अपनी डिटेलिंग निकाली थी। खैर तुम लोग जाने दो। तुम लोग 2 4 6 3 7 5 9 8 1, ये बात याद रखना कि यूनिट नंबर 9 से हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया है। मतलब एजेंसी से सवाल इंस्टीट्यूट देता ही है, भले 2 मार्क्स का ले दे चाहे 4 मार्क्स का दे, बट स्टिल मैंने उसको इतना पीछे इसलिए रखा है क्योंकि इस बार 2 4 6 3 के चांसेस बहुत ज्यादा है। और यूनिट 9 से आएगा बट वही छोटा आने के चांसेस है, कम आने के चांसेस है ना। तो मैंने पीछे रखा है और थोड़ा लेंदी भी है, थोड़ा बड़ा है। यूनिट 9 से पहले तुम 7 और 5 को इजीली कंप्लीट कर सकते हो, उसके बाद तुम 9 में चले जाना, फिर 8 में चले जाना। यूनिट 1 से तो भैया इस बार बिल्कुल लगे नहीं रहा है कि कुछ भी आएगा।
बट स्टिल यूनिट 1 में क्या-क्या चीजें आने लायक है वो मैं तुमको मार्क करवा देता हूँ। यूनिट 1 में मार्क करते चलो मेरे साथ में, ये हम यूनिट 1 में हैं। यूनिट सीक्वेंस लिख लिया ना, 2 4 6 3 पहले करना है, ये बात ध्यान में रखना। यहाँ पे मार्क कर लो तुम, सीधे चलते हैं हम नीचे, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग को मार्क करो। फिर आगे बढ़ रहा हूँ सर, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन-कौन से केसेस में हो सकता है ये मार्क करो। वॉइड और वॉइडेबल में क्या डिफरेंस है ये मार्क करो। डन सर, ये 3 मैंने मार्क करा दिया। आगे बढ़ो, बढ़ो, बढ़ो। सर आपने तो इसमें कुछ मार्क नहीं करा है। चांसेस आर वेरी लेस। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट नहीं आता, डर लग रहा था इसलिए मार्क कर दिया। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट को मार्क करो और आगे चलो, 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 चाहिए, चलो, चलो, चलो। है ना? जनरल कॉन्ट्रैक्ट मार्क करो, नहीं आता बट स्टिल मार्क कर लो। स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट मार्क करो, नहीं आता है, फिर बोल रहा हूँ मार्क करना पड़ेगा बस। क्योंकि अच्छा टॉपिक है बट इंस्टीट्यूट देता नहीं है। लीगल रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ हमेशा पूछता है इंस्टीट्यूट, मार्क कर लो। इस बार आने के चांसेस लग रहे हैं क्या? नहीं लग रहे हैं मुझे। तभी तो मैंने बी कैटेगरी मार्क किया है। और आगे चलो, चलो, चलो। इन्विटेशन टू ऑफर अभी आ चुका है। ये ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर में क्या डिफरेंस है इसको मार्क कर लो। आ चुका है पिछले बार ही बट स्टिल मार्क कर लो यार, ए कैटेगरी में रखो, अच्छा डिफरेंशिएशन है। एक्सेप्टेंस की बात करें तो यहाँ पे उसी को दिया जाएगा जिसको ऑफर दिया गया था, बोल्टन वर्सेस जोन्स, ये बात ध्यान में रखना। एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होना चाहिए, ये भी मार्क कर लो बी कैटेगरी में। एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होना चाहिए, मार्क कर लो। साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, बढ़िया सवाल है, मार्क कर लो। अंकल ने घोड़ा बेचा था, भतीजे ने घोड़ा बेचने को बोला था, अंकल ने बोला था पाउंड 30 दूंगा, याद आ रहा है? अच्छा, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस यहाँ पे अगेंस्ट द प्रपोजर, ये ध्यान में रखना, अगेंस्ट द प्रपोजर। इसकी मैंने एक समरी तुमको ऑलरेडी वन शॉट जो बनाया था उसमें दे दिया था। स्पेशल कंडीशंस के ऊपर इंस्टीट्यूट क्वेश्चन देता नहीं है बट अच्छा कॉन्सेप्ट है, आ सकता है। स्पेशल कंडीशंस के ऊपर जितने केस स्टडीज हैं थोड़ा एक बार गो थ्रू कर लेना। रायपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी वाला भी तुमको याद होगा, है ना? और रिवोकेशन की बात करें तो यहाँ पे रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड परफॉर्मेंस कब हो सकता है, बस ये क्रक्स ध्यान में रखना। और मोड ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर, कैसे हम ऑफर को रिवोक कर सकते हैं, डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन बन के आ सकता है। क्लियर सर, यूनिट 1 में ज्यादा चांसेस नहीं है कुछ अच्छा आने का इस बार। यूनिट 2 की बात करें तो 100% चांसेस है इस बार आएगा सवाल। 3 अटेम्प्ट हो गए, इंस्टीट्यूट ने दिया नहीं है, कोई सिलेक्टिव मत करो, 3 अटेम्प्ट से नहीं आया, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आसानी से हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सभी कुछ मार्क कर दिया है। लीगल रूल्स के ऊपर अलग से आरटीपी में सवाल दिया है इंस्टीट्यूट ने, तो लीगल रूल्स पूरे याद रखने हैं। फिर हमको याद रखना है हमारा सूट बाय थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन सू, है ना? मां सीए बनूंगा, भरोसा रखो। और वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ये वाला पूरा ए बी सी, नो प्रॉब्लम, ए बी सी नो प्रॉब्लम। याद आ रहा है क्या? अरे भैया नहीं याद आ रहा है ना तो वन शॉट देख लिया करो मेरा, तुम लोगों के लिए इतने बढ़िया बढ़िया वन शॉट्स मैंने डाले हुए हैं, तुमको जाके यूटिलाइज करना चाहिए। 2.2 की स्पीड में देख लो, 1.5 की स्पीड में देख लो, खाना खाते टाइम देख लो, है ना? बट देखो, तुमको देखना चाहिए। सर हमको तो, हमने तो किसी दूसरे फैकल्टी से पढ़ा है। आप किसी से भी पढ़ो, मैं कहता हूं आप ना 2-3 फैकल्टीज से भी सुन लोगे ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कॉन्सेप्ट समझाने का तरीका हर किसी का अपना होता है, तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट आने चाहिए, ठीक है? अच्छा, और ये देखो, इस पे ना अलग से भी इंस्टीट्यूट सवाल बना के पूछ लेता है। मैंने ओवरऑल ऊपर पूरा मार्क कर दिया, इसलिए नीचे अलग से मार्किंग नहीं की है, कुछ भी आ सकता है इसलिए। अच्छा, आरटीपी में ये सवाल बना के दिया है, कॉम्पेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस, इस पे अलग से क्वेश्चन एमटीपी आरटीपी में ही दिया हुआ है, तो तुमको ध्यान में रखना है। यूनिट 2 मैंने पूरा मार्क करा दिया है। यूनिट 3 की तरफ बात चले तो भैया इस बार हाई वेटेज लग रहा है मेरे को, क्योंकि पिछले बार यूनिट 3 से ज्यादा सवाल आया नहीं है, और फ्रॉड के ऊपर आया था यूनिट 3 से पिछले बार, फ्रॉड और उसके डेफिनेशन को, लेकिन इस बार इंस्टीट्यूट दूसरा कवर अप करेगा। लॉ रिलेटिंग टू माइनर जो है इसको कवर अप करेगा इंस्टीट्यूट, है ना? रेटिफिकेशन नहीं होगा आफ्टर मेजोरिटी, ये भी मार्क कर लो। लाइबिलिटी फॉर नेसेसरीज को मार्क करो, ए कैटेगरी में मार्क करना है ये सारी चीजों को। माइनर अपने माँ बाप और गार्डियन को बाइंड नहीं कर सकता अनलेस पेरेंट ने उनको भैया एजेंट, पेरेंट का एजेंट जैसे बिहेव करे माइनर, तो बी कैटेगरी मार्क करो। माइनर शेयर होल्डर बन सकता है कि आज तक नहीं आया बट आ सकता है, नया क्वेश्चन बन के मार्क कर लो। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और डिस्क्वालिफाइड को छोड़ो। फ्री कंसेंट में कोवर्जन को मार्क करो, बिल्कुल हाई चांसेस है, लेकिन बी कैटेगरी में मैंने रखा है अनड्यू इन्फ्लुएंस, वेरी हाई चांस। ए कैटेगरी में मैंने रखा है अनड्यू इन्फ्लुएंस के, सारी चीजों को याद करके जाना, है ना? और अनड्यू इन्फ्लुएंस का बर्डन, इफेक्ट क्या रहेगा, ये सब उसके अंदर कवर हो रहा है। मेन हेडिंग को मैंने मार्क किया है, फ्रॉड को मैंने छोड़ दिया है, पिछली बार 5 नंबर का सवाल आया था। इफेक्ट ऑफ फ्रॉड को भी छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, या चलो दूसरा सवाल कोई आ जाए तो वहां पे ध्यान रखना, इसलिए इफेक्ट ऑफ फ्रॉड को ध्यान रखना। और मिस रिप्रेजेंटेशन लग नहीं रहा है बट डर लग रहा था तो मैंने मार्क कर दिया। मिस रिप्रेजेंटेशन के तीनों पॉइंट ध्यान में रखना। कोवर्जन और एंटी इन्फ्लुएंस में डिफरेंस, बेसिस पूरा दिया हुआ है, पूरा टेबल याद करो। फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन, इस बार इस पे डिफरेंशिएशन देखने को मिल सकता है, लग रहा है ऐसा, है ना?
फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन दोनों टेक्निकल लग रहे हैं। फ्रॉड तुमको लगेगा पिछले बार आया था, छोड़ दो, तुम छोड़ो, लेकिन डिफरेंशिएशन करके जाओ। डिफरेंशिएशन को याद कर लेना। मिस्टेक की बात करें तो बायलैटरल मिस्टेक को ध्यान में रखो, बाकी तुम छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो। लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वगैरह में बात करें तो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ जो चीजें हैं पूरा याद कर लेना चाहिए वैसे तो, बट मैंने पूरा ही ऊपर मार्क किया है। बट यहाँ पे और मैं चीजें तुमको अलग से बताऊं ना तो ये पब्लिक ऑफिसेस वाला आ सकता है अलग से। देखो 7 नंबर के लिए ना इंस्टीट्यूट ना अलग से सवाल बना सकता है। यहाँ पे कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट के ऊपर अलग से सवाल इंस्टीट्यूट बना चुका है, आया नहीं है एग्जाम में आज तक। तो तुमको अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में पूरा याद करना है, सारे पॉइंट्स याद रखने, बुलेट्स याद करके जाना, अंदर का लिख के आ जाना, बुलेट्स याद करके जाना। एक बार एग्जाम में सवाल आया था अभी 2-3 अटेम्प्ट पहले कि कौन कौन से वो केसेस है जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, पूरा लिख के आना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बात करें तो एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, दिस इज वेरी हाई चांसेस, मुझे लग रहा है इस बार ये आ सकता है। ठीक है, और इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स बिल्कुल आने के चांसेस है। ए कैटेगरी में मैंने मार्क किया है। अनसर्टेन मीनिंग यूनिट 1 में भी मैंने मार्क कराया था, यहाँ पे मार्क करा है। वेजरिंग एग्रीमेंट से आ सकता है, लास्ट जून 24 में आया था, तो मैं इसको ग्रीन की जगह ना वो कर देता हूँ, रेड मार्क कर देता हूँ। थोड़ा सा ध्यान में रखना इस पॉइंट को कि वेजरिंग एग्रीमेंट जो है ना, और कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जो वेजरिंग एग्रीमेंट है, कौन से ऐसे हैं जो वेजरिंग के जैसे लगते हैं बट है नहीं, है ना। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस और वेजरिंग आज तक नहीं आया, बताओ आज तक नहीं आया। तो इंडेमनिटी और इंश्योरेंस का डिफरेंस आ चुका है, बट ये वाला डिफरेंस आया नहीं, बचा के रखा है इंस्टीट्यूट ने। वो चतुर का डायलॉग याद है ना कि पैसा होता सभी के पास है, सब छुपा के रखते हैं, बस इंस्टीट्यूट ने कुछ अच्छे सवाल छुपा के रखे हैं, अभी तक दिए नहीं है, तो आ सकता है। डन सर, हमारा यहाँ पे यूनिट 4 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की तरफ चलें तो कौन कौन सा वैलिड अटेम्प्ट कहलाएगा, कंडीशन पूरे होने चाहिए, ऑफर टू परफॉर्मेंस में ये मार्क करो, आगे मार्क करो, कौन परफॉर्मेंस करेगा पूरा ही मार्क कर लो, 5-6 पॉइंट्स है पूरे याद करके चले जाना, है ना। और उसके बाद जो है हमारा आगे बढ़ते हैं, लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, वेरी हाई चांस, बिल्कुल आने के चांसेस है कि क्रेडिटर ने एक को रिलीज कर दिया, बताओ क्या राइट्स होगा, आ सकता है ना, पूरा याद करके जाना, लाइबिलिटी पूरा याद करना। टाइम एंड प्लेस और परफॉर्मेंस नहीं आया है, नहीं आता है, बट डर लग रहा है तो मैंने मार्क कर दिया है। ठीक है, और परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस के तरफ आगे बढ़े तो टाइम एसेंशियल एलिमेंट है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, भैया छाते मंगाए थे जुलाई में, दिया दिसंबर में, है ना। एग्रीमेंट इम्पॉसिबल एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत हाई चांसेस, इम्पॉसिबल एक्ट मार्क करके चलो। ठीक है, और सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी उसी के अंदर आता है, मार्क करके रखा है मैंने, यहाँ अलग से मार्क मैंने नहीं किया है। ठीक है, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, भाई 4-5 अटेम्प्ट हो गए, नहीं दिख रहे, मार्क करो, आ सकता है ना। कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट बी परफॉर्म, अलग से डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन, टीटीक्यू डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है अलग से कि कौन कौन से ऐसे केसेस है जहां पे भैया कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। नोवेशन, उसके बाद नोवेशन के अंदर की चीजें, नोवेशन के अंदर के पॉइंट्स की, नोवेशन और ऑल्ट्रेशन में क्या डिफरेंस है बताओ, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है वो वाला केस में जहां पे भैया आपको परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं है। कम्युनिकेशन, नेग्लेक्ट टू अफोर्ड रीजनेबल फैसिलिटीज, कारपेंटर बुलाया था सामान ही नहीं दिया, वो कैसे काम करेगा, तो ये सारी चीजें तुमको ध्यान रखनी है। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में इम्पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखना, बाकी तुम ऊपर से छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो। डन सर, मर्जर ऑफ राइट्स को भी मार्क कर लो, मर्जर ऑफ राइट्स को ग्रीन मार्क कर लो, मर्जर ऑफ राइट्स अलग से केस स्टडी आ सकता है। ठीक है सर, यूनिट नंबर 4 हो गया, यूनिट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या है और उसका इफेक्ट क्या है, भर भर के इंस्टीट्यूट ने सवाल एमटीपी आरटीपी में पूछा है। ठीक है, मार्क करो, एक्चुअल ब्रीच पे नहीं पूछा है। डैमेजेस की बात करें तो अलग से इंस्टीट्यूट डैमेजेस पे पूछ सकता है कि व्हाट इज ऑर्डिनरी डैमेजेस, नॉमिनल डैमेजेस, एग्जाम्पलरी डैमेजेस, प्रीफिक्स डैमेजेस, ऐसा सवाल बन के आ सकता है। डैमेजेस से आने के चांसेस है। यूनिट 5 को मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया है, तो ऑर्डिनरी डैमेजेस को ध्यान में रखना, फिर स्पेशल को भी ध्यान में रखना। ये ए कैटेगरी है ऑर्डिनरी और स्पेशल, ये बी कैटेगरी है विंडिक्टिव, एग्जाम्पलरी और नॉमिनल। प्रीफिक्स मैंने मार्क नहीं किया था मुझे याद है, बट अब मैं कर रहा हूं। तो सर प्रीफिक्स समझाने आए तो पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेजेस के ऊपर भी इंस्टीट्यूट ने सवाल एक बार एग्जाम में पूछ चुका है, अब दे नहीं रहा है इंस्टीट्यूट, अब ये सवाल नहीं दे रहा है कि क्या डिफरेंशिएशन है लिक्विडेटेड डैमेजेस और प्रीफिक्स पेनल्टी में, बट आ सकता है, ज्यादा कुछ है नहीं, आ सकता है। क्वांटम मेरिट अभी अभी आया था, नहीं आएगा, बिल्कुल चांसेस कम है। सूट फॉर इंजेक्शन के ऊपर अलग से केस स्टडी बना के पूछा जा सकता है, और खत्म, बस सर। तो आगे चलते हैं सर, यूनिट नंबर 6 की तरफ चलें। कंटिजेंट और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में तो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या हैं, और रूल्स रिगार्डिंग एनफोर्समेंट, आरटीपी में सवाल है। व्हाट आर द रूल्स रिगार्डिंग एनफोर्समेंट ऑफ ए कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, इस बार आ सकता है, डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन बन के आ सकता है। सारा तुमको याद रखना है, कौन से केस में हम एनफोर्स कर सकते हैं, कौन से केस में एनफोर्स
नहीं कर सकते। यहाँ पे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग को भैया रेड मार्क किया है, ए कैटेगरी में रखो, चांसेस है आने के, ठीक है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में डेफिनेशन ध्यान में रखना, सेलियंट फीचर्स ध्यान में रखना, 3 मार्क्स का सवाल बन के आ सकता है। नेसेसरीज को ध्यान में रखना, पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, ये दोनों को याद रखना। और फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, हमेशा सदाबहार टॉपिक फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स का है, तो ये भी आ सकता है। बस खत्म, 5-6 पॉइंट्स है, मैंने 3 मार्क कराया, 3 छुड़वा दिया तुमसे। आगे चलता है सर, यूनिट नंबर 7 की तरफ चले। तो यूनिट 7 में राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन सूड, जब इंडेमनिटी होल्डर को भैया सू किया जाता है तो क्या क्या उसके हक रहेंगे, अच्छा सवाल है। और गारंटी में बात करें तो कंसीडरेशन की जरूरत नहीं है, नो डायरेक्ट कंसीडरेशन, ये मार्क कर लेना। और नो मिस रिप्रेजेंटेशन या कंसीलमेंट, भैया यहाँ पे ये बात ध्यान रखना कि क्रेडिटर को पता था चोरी है, लॉकर से चोरी किया है, फिर भी वो आपको गारंटी ले रहा है, चोरी छुपा के कर रहा है, गलत है, ये ध्यान में रखना। ए कैटेगरी मैंने रखा है। टाइप्स ऑफ गारंटी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और गारंटी को मार्क करो, ए कैटेगरी में मैंने रखा है। और नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटी, वेरी हाई चांस, वेरी वेरी हाई चांस, इस बार भैया लग रहा है कि ये आ सकता है, ठीक है। और आगे बढ़े हैं, डिस्चार्ज में तुमको यहाँ पे रिवोकेशन बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बाय नोटिस, अलग से देखो यहाँ पे ना, ये तीनों पॉइंट ना अलग अलग से एग्जाम में आ सकते हैं, 3-3 नंबर के लिए, तो तुमको पॉइंटर्स याद में रखना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं। पॉइंटर्स याद कर लो, अंदर का मन से लिखोगे चलेगा, लेकिन पॉइंटर्स कम से कम छोड़ के जाने की कोशिश मत करो। बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर में रिलीज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, ये फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है, तुम इसको एक काम करो, यहाँ पे ना इसको भी मार्क करो। किसको सर? ये वाला कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर को कौन कौन से पॉइंट्स है, ये पॉइंट ध्यान में रखना, ठीक है। डिस्चार्ज, यहाँ पे क्रेडिटर कंपाउंड कर रहा है और बोल रहा है केस करूंगा, ये मैंने क्यों मार्क नहीं किया? कर लो ना, कर लो ना, अरे 2-4 कॉन्सेप्ट्स में एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, आई नो थोड़ा बर्डन लगेगा, बट कर लो यार, कर लो, है ना। लटक जाओगे, अटक जाओगे, जब इतनी मेहनत कर रहे हो तो क्या ही मतलब। मैं हमेशा क्या सोचता था पता है, कि क्या ही मतलब मेरा अकाउंट्स, मैथ्स और इकोनॉमिक्स पे इतना मेहनत करके जब मैं लॉ में फेल होने वाला हूँ, मैं ऐसा सोचता था, तो मैं पहले उसका गला दबाता था जो मेरे को तकलीफ दे रहा है, जिससे मुझे तकलीफ हो सकती है एग्जाम में। और ऐसा ही तुमको सोचना चाहिए। तुमको पता है मैं लॉ में फेल हो सकता हूं, तो बाकी में क्यों इतना टाइम खपाना, पहले इनको कंप्लीट करो, जो मैं मार्क कर रहा हूं उसको करो। अच्छे से नहीं भी कर पा रहे हो तो भी तो तुम्हारा बर्डन मैंने 40 से 50% कम कर दिया ना भाई, इतना कुछ मैंने काट दिया। मत पढ़ो कह रहा हूं, उसके बाद भी तुम पास हो जाओगे कह रहा हूं, उसके बाद भी तुम अगर उनको छोड़ के जाओगे, चलो ठीक है मैं समझता हूं टाइम कम है, तुम इनको अच्छे से नहीं कर पाओगे, लेकिन देख तो सकते हो। अरे इनसे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो तो कंप्लीट कर सकते हो, तो उतना करो ना यार। इनसे रिलेटेड राइटिंग प्रैक्टिस करो ना, क्यों फेल होगे? तुमको सही रास्ता पता होना चाहिए, पढ़ना कैसे, तुम पास हो जाओगे। क्लियर है? और मैं आया हूं तुम्हारी दिशा ठीक करने, ताकि तुम्हारी दशा ठीक हो जाए, राइट। तो लॉ की जिम्मेदारी मैंने ली है तुम्हारी। चलो सर, इनवैलिडेशन को तुमने मार्क कर लिया होगा। राइट्स ऑफ श्योरिटी में राइट्स अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर को अलग से मार्क करो और क्रेडिटर को मार्क करो। मैंने आगे अगला वाला पार्ट छुड़वा दिया है, ठीक है। चलो सर, अब चलते हैं सर यूनिट नंबर 8 की तरफ। यूनिट नंबर 8 में बेलमेंट और प्लेज में तुम मार्क कर लो। बेलमेंट की बेलर की ड्यूटी फॉल्ट डिस्क्लोज करने की, दोनों ही केसेस में नेसेसरी एक्सपेंसेस वाली ड्यूटी मार्क करो, अलग से केस स्टडी आ सकता है। इंडेमनीफाई द बेली फॉर प्री मेच्योर टर्मिनेशन मार्क कर लो। ड्यूटीज ऑफ बेलर मार्क करो, यहाँ पे नेसेसरी केयर रखेगा, इनकंसिस्टेंट यूज नहीं करेगा, मिक्स नहीं करेगा। ये वाला सवाल अभी अभी आया था सितंबर 25 में, मामरा बादाम वाला, अगर सवाल तुमको याद हो तो, है ना। और रिटर्न द गुड्स बिल्कुल करेगा। एग्रीकेशन, गाय दिया है बछड़ा मिल गया, वो भी वापस करेगा, मार्क करो बी कैटेगरी में। और राइट्स ऑफ बेलर में जो है, यहाँ पे बेलर में राइट्स जो है हमारा टर्मिनेट करने का राइट है, डिमांड बैक करने का राइट है, ये 2 पॉइंट्स को मार्क रखना। राइट्स ऑफ बेली में डिलीवर करेगा, एक भी जॉइंट बेलर है तो किसी को भी कर देगा, इंडेमनिफिकेशन लेगा, और हमारा पर्टिकुलर लीन, ये 3 पॉइंट को मैंने मार्क किया है। राइट ऑफ बेलर बेली अगेंस्ट रॉन्ग डूअर, थर्ड पार्टी ने गलत किया, दोनों के दोनों ठोक सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है। टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट की बात करें तो यहाँ पे पूरा ही मैंने मार्क किया है। ऑन एक्सपायरेशन ऑफ स्टेबिलिटी, ये पूरा ना आ सकता है, ये पूरा आ सकता है, इसको मैंने हटा देता हूं। और ये पूरा ही याद रखना, टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट में कौन कौन से पॉइंट्स हैं, पूरे पॉइंट को ध्यान में रखना। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स हमेशा इंस्टीट्यूट का सदाबहार इंपॉर्टेंट टॉपिक, ए के लिए मार्क कर लो। बेलमेंट में आ सकता है। दोनों का डिफरेंशिएशन, जनरल लीन पर्टिकुलर लीन में क्या डिफरेंशिएशन है याद रखना, सिर्फ ये इकलौता डिफरेंशिएशन है जहां पे सेक्शन नंबर्स को भी डिफरेंशिएशन के पॉइंट्स में लिखा गया है, 171 170। याद रखना, जहां जहां डिफरेंशिएशन में बेसिस नहीं दिया है, एग्जाम में खुद से बेसिस बना के मत आना।
जहां पे डिफरेंशिएशन में हमने टेबल में याद किया है, एग्जाम में वैसा ही टेबल बना के आना, अपना दिमाग मत दौड़ाना। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का डिफरेंशिएशन पैराग्राफ में था, तुमको एग्जाम में पैराग्राफ में ही लिख के आना है। मेमोरेंडम और आर्टिकल का डिफरेंशिएशन में बुलेट पॉइंट से कि ऑब्जेक्टिव लिखा है कि भैया अल्ट्रा वायरस लिखा है, बुलेट पॉइंट के सामने ही तुमको अलग पैराग्राफ दिया, वैसा ही एग्जाम में लिख के आना। तुमको पता है सब एजेंट और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के केस में कोई बेसिस नहीं दिया है, एग्जाम में बिना बेसिस के ही तुम लिख के आओगे। जनरल लीन पर्टिकुलर लीन में कोई बेसिस नहीं है, तुमको वैसा ही लिख के आना है। सर ऐसा क्यों, हमारे लिए टेंशन हो गया। मेरे लिए टेंशन कम करने का एक ही इलाज है कि जब मैंने इसको याद किया था, मुझे तो इमेज याद है ना इसकी, तो मुझे याद है कि इसमें बेसिस नहीं था, तभी तो याद नहीं आ रहा है, तो वैसा लिख के आना। अलग से लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है कि किसमें बेसिस था, कौन सा पैरा में है, कौन सा बुलेट में है, किसमें बेसिस नहीं है, उसका मत बनाओ, टेंशन मत लो। जिसमें बेसिस है वो तुमको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा एग्जाम में, जिसमें नहीं है वो भी याद आ जाएगा। प्लेज, एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज को बी कैटेगरी मार्क करो, राइट टू रिटेन द प्लेज गुड्स को मार्क करो बी कैटेगरी, और पॉनी का राइट जहां पे पॉनर ने डिफॉल्ट किया बी कैटेगरी मार्क करो, राइट टू रिडीम मार्क करो, राइट ऑफ अ पॉनर है ना, और ड्यूटीज ऑफ पॉनर पूरा ही मार्क करो, ड्यूटीज ऑफ पॉनर पूरा मार्क करो। प्लेज बाय नॉन ओनर अभी एग्जाम में आया था बट स्टिल दोबारा आने के चांसेस है, पूरा मार्क करो, ठीक है। डिस्टिंक्शन बेलमेंट और प्लेज को मैंने ए कैटेगरी मार्क किया। आगे बढ़ते हैं सर, खत्म बेलमेंट खत्म, अब चलते हैं सर हमारे एजेंसी की तरफ। एजेंसी में पहला मार्क करो एजेंसी बाय एस्टोपेल, एजेंसी बाय एस्टोपेल को मार्क करो बी कैटेगरी। फिर एजेंसी बाय नेसेसिटी मार्क करो। राइट ऑफ अ पर्सन टू एक्ट विदाउट हिज अथॉरिटी, क्या राइट आएगा, रेटिफिकेशन, रेटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, रेटिफिकेशन में मैंने इसको ए कैटेगरी मार्क किया है। क्या एसेंशियल एलिमेंट्स है वैलिड रेटिफिकेशन के लिए, प्रिंसिपल ने एजेंट की अथॉरिटी अप्रूव की, क्या क्या जरूरी चीजें होनी चाहिए, ये ए कैटेगरी है और ये बी कैटेगरी है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं सर, एजेंट की अथॉरिटी इमरजेंसी में क्या रहेगी, मार्क करो बी कैटेगरी। सब एजेंट को मार्क करो, पूरा ही मार्क करो, सब एजेंट के आने के चांसेस हैं, इस बार कुछ ना कुछ आएगा। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के भी आने के चांसेस लग रहे हैं, दोनों का डिफरेंशिएशन आ जाए, ये ए कैटेगरी है, ठीक है। दोनों मैंने मार्क किया, सब एजेंट सब्स्टिट्यूटेड दोनों याद रखना, डिफरेंशिएशन को ए कैटेगरी मार्क किया है। ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ एजेंट, फॉलो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा, नहीं है तो कस्टम फॉलो करेगा, रीजनेबल केयर और स्किल रखेगा, ए कैटेगरी मैंने मार्क किया है, ठीक है। और नॉट टू डील इन हिज ओन अकाउंट, ए कैटेगरी मार्क करो। और राइट्स ऑफ एजेंट में रिटेन, ये वाला पॉइंट भैया आ सकता है, बी कैटेगरी मार्क करो। आया नहीं आज तक इसलिए मैंने बी रखा है, एक बार भी आ गया होता तो मैं ए कर देता। राइट ऑफ रेम्यूनरेशन वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो ए कैटेगरी। लीन ऑन प्रिंसिपल प्रॉपर्टी, ए कैटेगरी मार्क करो चाचा। राइट टू इंडेमनीफाई मार्क करो बी कैटेगरी, है ना। और प्रिंसिपल की लाइबिलिटी थर्ड पार्टी के सामने जब एजेंट अथॉरिटी एक्सीड करेगा तो क्या होगा, मार्क करो सेक्शन 227। और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नोटिस गिवन टू एजेंट, बढ़िया कॉन्सेप्ट बना के इंस्टीट्यूट सवाल पूछ सकता है, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में ही पूछ लेगा तुमको डराने के लिए, बी कैटेगरी में मार्क कर लो, ठीक है। पर्सनल लाइबिलिटी ए कैटेगरी मार्क करो, एजेंट कब कब पर्सनली लाइबल है, ए कैटेगरी मार्क करो। राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी, भैया यहाँ पे अनडिस्क्लोज एजेंट के सामने थर्ड पार्टी का क्या राइट है वो मार्क करो। और ऑप्शन टू थर्ड पार्टी की वो एजेंट को सू करे या प्रिंसिपल को करे, बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ए कैटेगरी मार्क करो। रिवोकेशन ऑफ एजेंसी, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, इंस्टीट्यूट आजकल पीछे पीछे की तरफ बहुत वेटेज दे रहा है कि भैया यहां से सवाल उठा उठा के दे रहा है। इररिवोकेबल एजेंसी अभी भी आया था, याद है ना, सितंबर 25 में। तो टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी कौन कौन से केसेस से हो सकता है, पूरा ही एक डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन बन के आ सकता है, मार्क करो, ठीक, डन सर, हो गया, डन सर। कॉन्ट्रैक्ट टाइप भी हो गया। अब चलते हैं सर सोगा की तरफ, फाइनल हमारा सोगा ले लेते हैं। और सोगा में हमारे पास है 3 क्वेश्चन आते हैं 21 मार्क्स के, 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, एक डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन आता है, ठीक है। सीक्वेंस क्या रखेंगे सर, सीक्वेंस रखोगे आप 4 3 1 2, सोगा में 4 3 1 2 का सीक्वेंस रहेगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल देना, बच्चे को पता चल जाएगा आईपीए में क्या सीक्वेंस है, आईसीए में क्या सीक्वेंस है, सोगा में क्या सीक्वेंस है। दूसरों की हेल्प करोगे, भगवान तुम्हारा भला करेगा, है ना। कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प वगैरह भी लगा दिया करो, तुमको लाइक्स मिलते हैं, मतलब आशीर्वाद मिल रहा है दूसरे स्टूडेंट्स का, ठीक है। चलो सर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे तुम क्या मार्क करोगे, अरे कुछ नहीं मार्क किया है क्या निक्को, चलो सर मार्क किया है, डिलीवरी डिलीवरी ऑफ गुड्स को मार्क करो। एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव, सिंबॉलिक, डर लग रहा था भाई, कुछ दिख ही नहीं रहा था, है ना। और डिफरेंशिएशन क्या है, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल में। और आगे बढ़ो आगे बढ़ो, सेल और एग्रीमेंट टू सेल नहीं आएगा डिफरेंशिएशन तो, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल कब सेल बनता है ये ध्यान में रखना, ठीक है।
और सेल हायर परचेज आगे बढ़ते हैं, सेल हायर परचेज आगे बढ़ते हैं, सेल और बेलमेंट मार्क कर लो, सेल और बेलमेंट को बी कैटेगरी मार्क कर लो। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे बनता है जाने दो, हवा आने दो। सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, एग्जिस्टिंग फ्यूचर गुड्स, गुड्स पेरिशिंग बिफोर कॉन्ट्रैक्ट, ये वाला बढ़िया कॉन्सेप्ट है। ये तो अभी अभी आया था सितंबर 25 में सेक्शन 8, लेकिन फिर भी मैंने मार्क कर दिया है। ठीक है, पेरिशिंग ऑफ फ्यूचर गुड्स, असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस, वेरी हाई चांस यूनिट 1 में से कुछ आएगा, तो मुझे लगता है इसी के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस तो बढ़िया हमने मार्क कर लिया। यूनिट 2 कंडीशंस एंड वारंटी में कंडीशन क्या होता है, वारंटी क्या होता है, ये ध्यान में रखना, क्योंकि इसी के साथ तुम आंसर बनाओगे। दोनों में डिफरेंशिएशन नहीं आता, बट मार्क करके रखो बी कैटेगरी के लिए। कंडीशन कब वारंटी में कन्वर्ट हो जाता है, इंपॉर्टेंट डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, और ए कैटेगरी में मैंने रखा है। उसके बाद सेल बाय डिस्क्रिप्शन मार्क करो। इम्प्लाइड, हमारा इम्प्लाइड यहाँ पे देखो, ये पूरा चार्ट है यहाँ पे इम्प्लाइड कंडीशंस का, लेकिन कंडीशन एज टू टाइटल को मैंने मार्क नहीं किया है, आगे मार्क मैंने किया है। सेल बाय डिस्क्रिप्शन को मार्क करो, सेल बाय सैंपल को मार्क करो। ए कैटेगरी में सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। बी कैटेगरी क्वालिटी ऑफ फिटनेस मत मार्क करो, मर्केंटेबिलिटी को मार्क करो ज्यादा, है ना, और इम्प्लाइड वारंटी पूरा मार्क करो। चारों केसेस तुमको ध्यान में रखना है, डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। केवीएट एम्प्टर में मैंने एक्सेप्शंस को बोला है, मार्क करके रखो। 6-7 पॉइंट है, ध्यान में रखना, हो जाएगा आराम से, है ना। 8 पॉइंट से इजीली तुम याद कर लोगे, पुराने सारे पॉइंट्स याद है तो ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो केवीएट एम्प्टर क्या है और उसके एक्सेप्शंस ये मैंने मार्क करवाए हैं। ठीक है, उसके बाद यूनिट 3 की तरफ चलें तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप में तुम प्रॉपर्टी कब इंटेंडेड टू बी ट्रांसफर होती है ये मार्क करो, मतलब प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर हो रही है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये पूरे केस स्टडीज तुमको याद रखने अलग अलग, है ना, कि स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट, और ये तीनों पॉइंट्स तुमको ध्यान रखना है। और सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन एंड एप्रोप्रिएशन, बहुत टाइम हो गया आए हुए, आने के चांसेस हैं, ए कैटेगरी में मैंने रखा है। और अप्रूवल या सेल या रिटर्न बेसिस, वेरी हाई चांस ए कैटेगरी रखा है मैंने, आ सकता है इस बार। ठीक है, और बोलो बोलो बोलो, डिस्पोजल, राइट ऑफ डिस्पोजल नहीं आ सकता था लेकिन आ गया, तो भैया 2 अटेम्प्ट हो गए हैं, आए। बी कैटेगरी में मैंने रखा है, गो थ्रू करके जाना, हो सकता है दोबारा आ जाए। ठीक है, और रिस्क प्राइमा फेसी ट्रांसफर होता है, बट कौन कौन से केसेस में नहीं होता है ये बात ध्यान में रखना, इसके एक्सेप्शंस। और ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर में एक्सेप्शन मर्केंटाइल एजेंट को मार्क करो, जॉइंट ओनर को मार्क करो। पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अलग से केस स्टडी आ सकता है। और आपके पास माल है इवन इफ आपने बेच दिया है, वो वाला किस्सा। और ये वाला किस्सा कौन सा सर, सेल बाय अनपेड सेलर, ये मैंने 5 पॉइंट्स मार्क कराए हैं, अलग से केस स्टडी आने के चांसेस हैं। और क्या कहते हैं, यहाँ पे मार्क करो डिलीवरी ऑफ गुड्स के रूल्स को लेके ना, इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी मार्क करो, प्लेस ऑफ डिलीवरी मार्क करो। और रॉन्ग क्वांटिटी को ए कैटेगरी मैंने रखा है, हाई चांस इस बार आ सकता है रॉन्ग क्वांटिटी, है ना। इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज और डेटोरिएशन ड्यूरिंग ट्रांजिट, दोनों को मैंने मार्क किया हुआ है। ठीक है, एग्जामिन करने का हक है भैया, केस स्टडी आ जाता है। और एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी के क्या राइट्स है, क्या मतलब रूल्स है, वो भी अलग से मैंने बोला हुआ है। ठीक है, अच्छा, और खत्म। यूनिट 4 की तरफ जो हमारा लास्ट यूनिट है, अनपेड सेलर में तुम अनपेड सेलर कौन होता है वो ए कैटेगरी में रखो, उसके क्या राइट्स हैं, ये एक ओवरऑल राइट्स हैं। तुमको राइट बोला जाए, तुम राइट ऑफ लीन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ये सब लिखते हो ना, बस यहाँ पे वो रीसेल वाला पॉइंट है। डायरेक्ट अपना तुम डायरेक्ट सवाल नहीं आएगा, बट मिक्सचर है, किसी दूसरे सवाल में तुमको ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। राइट ऑफ अनपेड सेलर में सेलर का लीन, राइट ऑफ लीन, एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ लीन। ठीक है, और टर्मिनेशन ऑफ लीन को मार्क करो, पूरा का पूरा चारों पॉइंट्स, कब कब लीन टर्मिनेट होगा, और स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब खत्म हो रहा है, कब हो सकता है, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स, एसेंशियल कंडीशंस क्या है वो ध्यान में रखना, कब खत्म हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, ए कैटेगरी में मैंने रखा है। और डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस देखो, बुलेट्स में दिया है, मतलब पॉइंट्स में दिया है, जिसमें कोई बुलेट्स भी नहीं है, तो भैया ये बात ध्यान में रखना, है ना। इफेक्ट ऑफ सब सेल क्या रहेगा, यहाँ पे देखो ये कंडीशन पूरे है ना, तो भैया यहाँ पे सब सेल भी वैलिड माना जाता है, याद रखना, अलग से मैंने बोला है। ठीक है, राइट ऑफ रीसेल मार्क करो कि रीसेल कर सकते हैं कब, यहाँ पे ये पूरा ही कॉन्सेप्ट मैंने मार्क किया है, इस बार आने के चांसेस हैं रीसेल के। ठीक है, और राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर, ये क्या क्या राइट रहेंगे, सेल ऑफ, यहाँ पे देखो तुम ये मत लिख के आ जाना राइट ऑफ लीन रहेगा, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट रहेगा, इसलिए मैंने लिखा है डोंट गेट कंफ्यूज। तुम जो है ना यहाँ पे ये सूट फॉर प्राइस, सूट फॉर डैमेजेस, बी कैटेगरी मैंने रखा है, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे राइट्स ऑफ बायर क्या है, अगेंस्ट द सेलर। बायर के राइट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू सेलर के राइट्स। ये पांचों पॉइंट अलग से थ्योरी क्वेश्चन बन के आ सकता है। सोगा में मैंने बोला है यूनिट नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, पहली प्रायोरिटी पे रखना, इसलिए यूनिट 4 पे मैंने ज्यादा मार्किंग कराई है कंपेयर टू अदर यूनिट्स। ऑक्शन सेल, ओ तौबा तौबा हाय तौबा, बिल्कुल आ सकता है जनाबे आली। ये ऑक्शन सेल जो है ना, इंस्टीट्यूट का फेवरेट से भी फेवरेट टॉपिक है, बिल्कुल आ सकता है, और यहाँ पे ये वाला टॉपिक नहीं आएगा। ठीक है,
डन डना डन डन सर। तो लगभग 1 घंटा 8 मिनट हमने लिया, तुमको 2 घंटा लग गया होगा मे बी, लेकिन वर्थ इट। हैव फेथ, विश्वास करो, बिल्कुल विश्वास है सर आपके ऊपर, तभी तो पूरा वीडियो देखने आए थे। हमने पूरा वीडियो देखा है, इसलिए हम कमेंट भी करके जा रहे हैं। हम क्या कमेंट करेंगे सर? हम कमेंट करके बता रहे हैं कि सर हमने पूरा वीडियो देख लिया है और हम अब आपके ऊपर विश्वास करते हैं और हम इन्हीं टॉपिक्स को अच्छे से करेंगे। हम आपको ये कमिटमेंट देते हैं। हमारी प्राथमिकता है कि हम इनको अच्छे से करें, बाकी भले ओवरव्यू कर ले, बाकी में टाइम कम बचेगा, नहीं कर पाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन इनको छोड़ के नहीं जाएंगे, इनको बहुत अच्छे से करके जाएंगे। अगर तुमने अपना ये कमिटमेंट रखा तो मैं अपना ये कमिटमेंट रख रहा हूं कि इतना कर लो, पास हो। तो क्लियर है? डन डना डन डन सर। फिर मुलाकात करते हैं किसी और वीडियो में। ये बात ध्यान रखना कि मैं टॉप 75 क्वेश्चन को लाइव लेने आऊंगा और 26 तारीख मोस्टली वो डेट होने वाला है। तो उस दिन मुलाकात करेंगे, डेट टाइम सब कुछ मैं बताऊंगा। कनेक्टेड रहना मुझसे, है ना, चैनल के साथ भी, और मैं सारी चीजें क्लियर तुमको उस दिन उसका पीडीएफ वगैरह भी दे दूंगा, बहुत हेल्प हो जाएगी। तुम्हारे पास क्वेश्चन जितने भी इकट्ठा हो पा रहे हैं इन कॉन्सेप्ट्स में से, जो जो मैंने मार्क करवाए हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट को करते चलो, आगे बढ़ते चलो। डन 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 सर। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर।